दोस्तों नमस्कार। आपका 150वें एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लग रही है और आप लोग कहां कहां से अपनी कहानी को देख रहे हैं। चलिए, आज के 150वें एपिसोड में एक बार फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं कहानी। समर ने पार्टी में पर्पल बैट दानव किंग को उस क्रोकोडाइल यंग मास्टर से लड़ने का आदेश दे दिया था, लेकिन वो समर को देखकर बड़ी जलन महसूस कर रहा था और उसे गुस्से में बोल रहा था कि उसने उससे लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं की और अपने साइड वाले इंसान को लड़ने के लिए क्यों कह रहा है। तभी पर्पल बैट दानव किंग ने क्रोकोडाइल यंग मास्टर की तरफ देखा और कहा, ओह, क्रोकोडाइल जैसे दिखने वाले आदमी, अगर लड़ना है तो आओ लड़ो। इतनी बकबक क्यों कर रहे हो तुम? उसकी बात सुनकर यंग मास्टर क्रोकोडाइल ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, लड़के, अगर तुम मौत की तलाश में हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी जरूर करूंगा। यंग मास्टर क्रोकोडाइल उदास लग रहा था। बड़े कदमों से पर्पल बैट दानव किंग की तरफ चल पड़ा। उसके हर कदम के साथ जमीन हिल रही थी। पर्पल बैट दानव किंग ने अपना लिहाफ सिकोड़ते हुए हल्के से कहा, ओह, तुम में से तो क्रोकोडाइल की बदबू आ रही है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम क्रोकोडाइल परिवार से हो। पर्पल बैट दानव किंग न सिर्फ हैंडसम था बल्कि उसके पास बोलने की कला भी थी। जब उसने समर का अनुसरण किया था तो उसने भी दूसरों की इंसल्ट करने में महारत हासिल कर ली थी। उसकी बात सुनकर यंग मास्टर क्रोकोडाइल क्रोधित हो गया। उसने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, बेवकूफ इंडियन, मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। पर्पल बैट दानव किंग भी समर की तरह दुष्ट था, जो बिना हाथ उठाए किसी को भी गुस्सा दिलवा सकता था। यंग मास्टर क्रोकोडाइल गुस्से में चिल्लाया, क्रोकोडाइल फेस्ट, और उसने अपना दाहिना हाथ उठाते हुए पर्पल बैट दानव किंग की तरफ पंच घुमा दिया। यह ग्रैंड मास्टर लेवल का एक हाई क्लास मार्शल तकनीक थी, बेहद ज्यादा पावरफुल, और इस वार में जानवर की तरह समाहित ताकत थी जिससे फाइटर की लाइफ एनर्जी का क्रोकोडाइल में बदल गया। घने बालों वाले उस युवक ने पंच के ऊपर एक क्रोकोडाइल का प्रेत प्रकट हो गया था। उसने अपार पावर से वायुमंडल को तोड़ दिया और एक ब्लैक होल वायुमंडल में बन गया था। पर्पल बैट दानव किंग ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, बैट पॉम स्ट्रेक, और उसने अपने दाहिने हाथ से इंपोर्टेंट सार को निर्मित एक पर्पल बैट में बदल दिया। उसकी हथेली हवा में खुल गई। यंग मास्टर क्रोकोडाइल की तरफ उसने वार कर दिया। ये एक ब्लड लाइन टोटम फाइटिंग तकनीक थी जो पर्पल बैट दानव किंग ने अपने पूर्वजों से सीखी थी। यह बड़ी ज्यादा पावरफुल थी और इसका ब्लड भी बढ़ सकता था। अत्यंत पावरफुल आक्रमण आत्म साधना के समान थी। दोनों में से पंच एक दूसरे के साथ टकरा गई। दोनों हाथों के स्पर्श से जोरदार झटका लगा। यंग मास्टर क्रोकोडाइल का शरीर पीछे की तरफ उछल गया। उसका शरीर जमीन से जोर से लगा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। एक और वार और यंग मास्टर हार गया था। यह देखकर आसपास के लोग दंग रह गए। वे सभी यंग मास्टर क्रोकोडाइल की पावर से भली भांति जानकार थे। वो ग्रैंड मास्टर किंगडम लेवल का फर्स्ट स्टेज का फाइटर था। फिर भी वो पर्पल बैट दानव किंग के एक वार से कैसे हार गया था? अगर पर्पल बैट दानव किंग इतना ज्यादा पावरफुल था तो ये क्या उसका यंग मास्टर समर उससे भी ज्यादा पावरफुल नहीं होगा? ये सोच सोच कर सभी डरे जा रहे थे। पर्पल बैट दानव किंग ने तिरस्कार से कहा, तुम तो बहुत कमजोर हो। यंग मास्टर क्रोकोडाइल का चेहरा उदास था क्योंकि वो खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसे पर्पल बैट दानव किंग से हारने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। निश्चित रूप से इतनी पावर की उम्मीद भी नहीं की थी। तभी ईशा ने खूबसूरती से मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, तुम न सिर्फ हैंडसम हो बल्कि स्ट्रॉन्ग भी हो। तुम मेरे बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बन जाते? उसकी बात के जवाब में पर्पल बैट ने मुस्कुराते हुए कहा, नॉट इंटरेस्टेड। अगर तुम चाहो तो तुम मेरी नौकर बन जाओ, मेरे पैर धो और मुझे चाय पिलाओ। उसकी बात सुनकर ईशा का चेहरा काला पड़ गया। वो गुस्से से लाल हो गई। इस आदमी को मर जाना चाहिए था। इसकी हिम्मत कैसे हुई? वो उसे नौकरानी बनाने को कहा। ईशा ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए पर्पल बैट दानव किंग की तरफ चलकर कहा, छोटे, मुझे पता लगाने दो कि तुम वास्तव में कितने पावरफुल हो। ईशा को देखते ही समर की बोहें तन गई। वो निश्चित रूप से ग्रैंड मास्टर के मिड स्टेज की फाइटर थी और यंग मास्टर क्रोकोडाइल से बहुत ज्यादा पावरफुल। हालांकि ईशा पावरफुल थी, फिर भी समर तो चिंतित नहीं था। ग्रैंड मास्टर्स किंगडम में
पर्पल बैट दानव किंग के लिए कोई खतरा नहीं था। उसे पूरा विश्वास था कि पर्पल बैट दानव किंग उससे ज्यादा पावरफुल है, और यहाँ तक कि कोई आत्मसाधक जब तक प्रकट न हो जाए, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तब ईशा ने अचानक कदम बढ़ाया। पर्पल बैट दानव किंग के सामने पहुंच गई, मानो वो कोई लाल बिजली का बोल्ट हो। अपने सामने हाथ बढ़ाया और उसकी तरफ पंजा मारा। बैट परिवार सबसे तेज परिवारों में से एक था। हालांकि ईशा तेज थी, पर्पल बैट दानव किंग भी उससे ज्यादा तेज था। अपने शरीर से एक साधारण बदलाव के साथ पर्पल बैट दानव किंग ईशा के हमले से बचने में कामयाब रहा और उसकी पीठ के पीछे छिप गया। पर्पल बैट दानव किंग ने तुरंत गायब हो जाने को देखकर ईशा एकदम से दंग रह गई। उसने तुरंत हैरान होकर कहा, ऐसी चपलता, ऐसा एकदम से कहां चला गया? ईशा टॉप 10 ग्रेट परिवारों की यंग जनरेशन में सबसे तेज थी। उसकी स्पीड की बराबरी पूरे परिवारों में कोई नहीं कर सकता था। उसे हमेशा अपनी स्पीड पर गर्व भी था, इसलिए उसे उम्मीद नहीं थी कि वो एक ऐसे व्यक्ति से मिलेगी जो उससे भी कहीं ज्यादा तेज था। तभी पर्पल बैट दानव किंग ने हंसते हुए अपनी उंगली से उसके सिर पर थपथपाते हुए कहा, ओहो, तुम तो बहुत स्लो हो। पर्पल बैट दानव किंग के थपथपाने के अंदाज से ईशा का चेहरा लाल हो गया। वो गुस्से से बिल्कुल लाल पीली हो चुकी थी। वो गुस्से में अपनी झपट्टा मारने ही वाली थी, लेकिन वो जानती थी कि जब उसे वो मुकाबला नहीं कर पाएगी तो क्या फायदा। तभी समर ने हल्के से खांसते हुए अपना गला साफ किया और पर्पल बैट दानव किंग को अपने आसपास का ध्यान रखने का इशारा किया। यह टाइगर ग्रुप टॉप 10 ग्रेट परिवारों की डिनर पार्टी थी। समर की खांसी सुनकर पर्पल बैट दानव किंग हल्के से मुस्कुराया और उसने ईशा को चिढ़ाना बंद कर दिया। पर्पल बैट दानव किंग ने अभी अभी दो लोगों को लगातार हॉल में मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया था। वे उसकी पावर को देखकर दंग रह गए थे, क्योंकि वो सिर्फ समर का फॉलोवर था और वो सब एक ही बात सोच रहे थे कि अगर समर का फॉलोवर इतना ज्यादा पावरफुल है तो आखिरकार समर कितना ज्यादा पावरफुल होगा। आखिरकार सभी को अब एहसास हो ही चुका था कि समर बिल्कुल सही था और यंग मास्टर क्रोकोडाइल वास्तव में उसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता था। हालांकि दो लोग पहले ही हार चुके थे, फिर भी सभी उनसे डर नहीं रहे थे। आखिरकार भीड़ में से यंग मास्टर क्रोकोडाइल और ईशा से भी ज्यादा पावरफुल और भी लोग थे। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी बाहर आ गया, जिसने भूरे रंग के कपड़े पहने थे और यंग मास्टर क्रोकोडाइल का बॉडीगार्ड था। उसे बाहर आकर अपने यंग मास्टर का बदला लेना था। बूढ़ा आदमी बड़ा ताकतवर लग रहा था। उसके पूरे शरीर से एक जबरदस्त एनर्जी निकल रही थी। उसे देखते ही आसपास के सभी लोग भी डर गए थे। वो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल था। उस एल्डर ने पर्पल बैट दानव किंग की बिल्कुल परवाह नहीं की, बल्कि उसने सीधे समर की तरफ देखकर कहा, शैडो किंग, तुम वास्तव में बहादुर हो। यहां तक कि टॉप 10 ग्रेट परिवारों की डिनर पार्टी में आने की हिम्मत भी कर रहे हो। उस एल्डर ने समर को पहचान लिया था। उसने समर को शैडो ग्रुप के शैडो किंग के रूप में पहचाना। एक ऐसा व्यक्ति वो था जिसने पहले क्रोकोडाइल परिवार के कई मेंबर्स को मार डाला था। क्रोकोडाइल किंग, जिसे अंडरवर्ल्ड के फाइटिंग एरेना में मार डाला था, वो भूरे रंग का इस एल्डर आदमी का भतीजा था। हालांकि उसे यंग मास्टर क्रोकोडाइल के बॉडीगार्ड की उपाधि प्राप्त थी, फिर भी वो एल्डर का क्रोकोडाइल परिवार में बड़ा ऊंचा दर्जा रखता था। यह परिवार का चैम्बरलेन था, किसी भी परिवार का सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति, उसका पहला यंग मास्टर यानी उत्तराधिकारी। इसलिए यंग मास्टर क्रोकोडाइल के बॉडीगार्ड के रूप में भूरे कपड़े वाले एल्डर में अमेजिंग पावर्स तो होनी ही चाहिए थी। समर ने आश्चर्य में अपनी भौहें सिकोड़ ली। थोड़ा हैरान होकर कहा, क्या तुम मेरे बारे में जानते हो? उसे उम्मीद नहीं थी कि वो आदमी उसे पहचान लेगा। समर को थोड़ा गर्व महसूस हुआ। ऐसा लगता है कि उसका नाम पूरे अंडरवर्ल्ड में अब फैल ही चुका था। उसकी बात सुनकर एल्डर ने हल्के से कहा, शैडो किंग, तुमने शैडो ग्रुप पर अपराजित रहते हुए शासन किया। बेशक मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं, लेकिन उसके स्वर में व्यंग का एक अंश था। एल्डर की बातें सुनकर हॉल में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। टाइगर ग्रुप के टॉप 10 ग्रेट परिवारों के मेंबर्स ने शैडो किंग का नाम सुना हुआ था, लेकिन उसने इस आदमी को कभी देखा नहीं था। यह पहली बार था जब वो शैडो किंग को अपनी आंखों से देख रहे थे।
आसपास के सभी लोग हैरानी में आपस में बातें करने लगे। एक आदमी ने समर की उम्र को देखते हुए कहा, ओह, तो ये है शैडो किंग। अरे ये तो बहुत छोटा है। जाहिर है उसने शैडो ग्रुप पर शासन किया, अंडरवर्ल्ड के सभी फाइटर्स को हरा दिया। क्या ये वास्तव में इतना पावरफुल है? उसके पास खड़े लड़के ने सिर हिलाकर कहा, शैडो ग्रुप पर उसका शासन बहुत पहले हुआ था। अब शैडो किंग एक एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर है जो पूरे इंडिया में एंशियंट वर्ल्ड पर छा गया। इसने ड्रैगन ग्रुप के एंशियंट मार्शल कंपटीशन भी जीत ली है। उस पहले वाले आदमी ने थोड़ा हैरान होकर कहा, क्या, ड्रैगन ग्रुप के एंशियंट मार्शल आर्ट कंपटीशन चैंपियनशिप? इसका मतलब है कि वो ड्रैगन ग्रुप के सभी एंशियंट मार्शल आर्ट में प्रथम स्थान पर रहा है। सब लोग आश्चर्य में आंखें फाड़ फाड़ कर बातें करने लगे थे। समर की पावर्स उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। सबका सब की तरफ ध्यान खींचता जा रहा था। सब उसी की तरफ देख रहे थे, चाहे वो शैडो ग्रुप के शैडो किंग की पहचान हो या ड्रैगन की एंशियंट मार्शल आर्ट कंपटीशन का चैंपियनशिप का दर्जा। सबका ध्यान उसी पर था। हर कोई समर की पावर की प्रशंसा कर रहा था। प्रशंसा के अलावा कुछ लोगों को जलन भी हो रही थी। कुछ तो नाराजगी और नफरत भरी आंखों से समर को देख रहे थे। बेशक ये नफरत की भावनाएं उसके दुश्मनों की तरफ से थी। स्वाभाविक रूप से उसके दुश्मनों ने जब उसे देखा कि वो कितना पावरफुल है तो वो परेशान हो चुके थे। वहीं ब्राउन कपड़े वाला एल्डर, यंग मास्टर क्रोकोडाइल का बॉडीगार्ड होने के नाते अब समर को सबक सिखाना चाहता था। एल्डर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, समर, लोग कहते हैं कि तुम सभी एंशिएंट मार्शल आर्ट फाइटर में नंबर 1 ग्रैंड मास्टर हो। आज मुझे भी ये परखने का मौका दो, क्या तुम ग्रैंड मास्टर किंगडम लेवल में वास्तव में अजय हो या कोई अधिक पावरफुल इंसान भी इस दुनिया में मौजूद है? और यह कहकर उसकी आंखों में चमक आ गई। वो एल्डर नॉर्मल व्यक्ति बिल्कुल नहीं था। वो सच्चे आत्म किंगडम लेवल के हाफ स्टेज पर था। इसलिए उसे नहीं लगा कि समर इतना पावरफुल है कि उसका मुकाबला कर पाएगा। अगर वो ग्रैंड मास्टर किंगडम लेवल पर होता तो समर की इंसल्ट करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं करता। समर ने उस एल्डर की तरफ देखते हुए कहा, तुम बहुत कमजोर हो। उसका स्वर तिरस्कार से भरा था। समर की आंखों में तिरस्कार देखकर एल्डर को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में मन ही मन में कहा, शैडो किंग, आज तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। तुमने मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत की। मैं दशकों से टाइगर ग्रुप में फेमस हूं। और उस एल्डर ने उदास स्वर में फिर कहा, शैडो किंग, तुम्हें इतना घमंडी नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। समर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कमजोर? तुम सच में कमजोर हो। तुम मेरे लिए एक चींटी से ज्यादा नहीं। मैं तुम्हें एक ही पंच में हरा दूंगा। समर की बात सुनकर एल्डर सचमुच में गुस्से में आ गया। अगर वो पहले इग्नोर कर रहा था तो यह अपमानजनक था। वो पहले सच्चे आत्म किंगडम लेवल के हाफ स्टेज पर था। समर इतना घमंडी कैसे हो सकता है? जब समर की बातें आसपास के लोगों ने सुनी तो वो भी दंग रह गए थे। वे इतने उत्तेजित हो गए थे मानो उनके अंदर आग लग गई हो। कई वर्षों से टाइगर ग्रुप में किसी ने भी इतनी हास्यास्पद बात कहने की हिम्मत नहीं की। उन्हें इस एल्डर को हराने के लिए केवल एक पंच की जरूरत थी। टॉप 10 परिवारों के मेंबर्स इस बारे में बात कर रहे थे। वे सभी समर को नीची नजरों से देखने लगे। हालांकि समर बड़ा पावरफुल था और अपनी जनरेशन का सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति, क्योंकि 10 महान कुलों के यंग मास्टर्स का मुकाबला भी वो कर सकता था। लेकिन क्रोकोडाइल परिवार का चैम्बरलेन युवा पीढ़ी के उन यंग मास्टरों जैसा बिल्कुल नहीं था। वो एक बड़ा ही पावरफुल मार्शल आर्ट फाइटर था। क्रोकोडाइल चैम्बरलेन ने गहरी आवाज में कहा, क्रोकोडाइल के पंजे। और उसका दाहिना हाथ एक विशाल पंजे में बदल गया जिसमें क्रोकोडाइल का प्रेत था और उसने समर पर एक भयानक हमला कर दिया। क्रोकोडाइल का पंजा असली क्रोकोडाइल के पंजे से ज्यादा ताकतवर था। यह बड़ा पावरफुल था और एक वार करने पर यह हवा में पंजे के आकार में एक बड़ा सा छेद बना दिया। समर भी जोर से चिल्लाया, स्ट्रेंगल हेल्ड फिस्ट। और सीधे उसने अपने स्ट्रेंगल हेल्ड फिस्ट एल्डर पर हमले का जवाब दिया। समर का एक हाथ एक विशाल पर्वत के प्रशिक्षण में बदल गया। आक्रमण एक पहाड़ी के जैसा था। अत्यंत पावरफुल, असीम पावरफुल से युक्त स्ट्रेंगल हेल्ड फिस्ट ने हवा में एक बड़ा सा छेद कर दिया। यह बड़ा छेद हमले से नहीं हुआ बल्कि पंच से निकले हजारों किलोग्राम के आकार के कणों के आयामों का एक एरिया पूरी तरह से ढह चुका था।
समर भी सच्चे आत्म किंगडम के अब हाफ स्टेज पर था और उसी किंगडम में वो अजय भी था। स्ट्रैंगल हेल फिस्ट पहले फिजिकल लेवल पर था, लेकिन अब वो स्पिरिचुअल लेवल पर भी पहुंच चुका था। वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और पावरफुल हो चुका था। स्ट्रैंगल हेल फिस्ट क्रोकोडाइल के पंजे से टकरा गया और एक जोरदार आवाज हुई। हवा कांप उठी और एक विशाल काला भंवर बन गया। फिर विशाल एनर्जी चारों दिशाओं में फैल गई। मेजें और कुर्सियां सब चकनाचूर हो गया। प्लेटें और शराब की बोतलें ढहना शुरू हो गई। पूरी लॉबी में अफरा तफरी मच गई थी। समर उसी जगह पर खड़ा रहा, लेकिन वो एल्डर पीछे की तरफ खिसक गया। वो जहां पर खड़ा था वहां से लगभग 4 कदम पीछे। उस एल्डर से अब रहा नहीं गया। उसने अपना मुंह खोला और खून थूक दिया। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। पहले तो वो ये सहना चाहता था और खून को अपने गले से नीचे उतारना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। समर के स्ट्रैंगल हेल फिस्ट में इतनी जबरदस्त एनर्जी थी कि एल्डर खून की उल्टी करने से अपने आप को रोक नहीं पाया। अगर एल्डर सच्चे आत्म किंगडम के फर्स्ट स्टेज में होता तो शायद वो समर का मुकाबला कर पाता, लेकिन वो सच्चे आत्म किंगडम के हाफ स्टेज पर था। वो समर का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता था। वेल्डर एक ही पंच में अब हार चुका था। उस समय पूरा हाल सन रह गया। हर कोई ये देखकर हैरान था कि समर कितना पावरफुल है। उन्होंने पहले सिर्फ शैडो किंग का नाम सुना था, लेकिन समर की असली ताकत आज उन्होंने देख ली थी। आज उन्होंने पहली बार अनुभव भी कर लिया था। ये समर बड़ा पावरफुल था, हास्यास्पद रूप से बहुत ज्यादा पावरफुल। वेल्डर ने समर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए धीरे से बुदबुदाकर कहा, क्या क्या मैं वास्तव में हार गया? वो अपने आप पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो समर से अब हार चुका था, लेकिन तथ्य उसके सामने थे। चाहे वो कोई और हो या इस पर विश्वास करे या ना करे, लेकिन वो सचमुच में हार ही चुका था। न केवल टॉप 10 के ग्रेट परिवारों के एल्डर और यंग मास्टर आश्चर्यचकित थे, बल्कि कैथरीन भी आश्चर्यचकित हो चुकी थी। समर ने उस एल्डर को एक ही पंच में हरा दिया था। किसी की हिम्मत नहीं कि वो उसका तिरस्कार कर सके। 10 बड़े परिवारों के कुछ अन्य मेंबर्स समर को चैलेंज करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो इतना पावरफुल है तो वो बेचारे पहले ही पीछे हट गए। वो उसे चैलेंज करने से अब डरने लगे थे। वहीं कैथरीन ने उसकी ताकत देखकर मन ही मन में सोचा, शैडो किंग इतना पावरफुल है कि मेरे पापा भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। कैथरीन की खूबसूरत आंखों में जटिलता का स्पर्श आ गया, क्योंकि वो ये देखकर हैरान थी कि समर अब कितना पावरफुल है। इस समय यंग मास्टर क्रोकोडाइल भी शर्मिंदा था। जब उसने पहले समर को चैलेंज किया तो उसे इग्नोर कर दिया था। पहले तो उसने सोचा कि समर उससे डरता है, लेकिन ऐसा अब लग रहा था कि समर को उसकी कोई परवाह नहीं थी। समर को बस यही लगता था कि वो बड़ा कमजोर है और कोशिश के लायक भी नहीं। समर की जीत के कारण हॉल में शोर शांत हो गया। शांति बिल्कुल पसर गई थी। समर ने कैथरीन के अलावा किसी से बात नहीं की, लेकिन टीवी पर एक समाचार ने समर का ध्यान आकर्षित कर दिया। उसे बड़ा गुस्सा आया वो देखकर। उसने पेरिस टीवी पर खबर देखी। खबर पूरी तरह से ऑगस्टाइन और एलिस की शादी के बारे में चल रही थी। चैनल के होस्ट ने कहा, डियर फ्रांसीसी लोगो, कल हमारे स्काई गॉड लेक के यंग मास्टर ऑगस्टाइन स्वीडिश प्रिंसेस एलिस की शादी है। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग उन्हें आशीर्वाद देंगे। इसके बाद टीवी चैनल ने पेरिस की सड़कों पर पैदल चलने वालों का इंटरव्यू करने के लिए कई रिपोर्टर्स को भेजा, ताकि उनसे पूछा जा सके कि ऑगस्टाइन और एलिस की शादी के बारे में उनके क्या विचार हैं। पेरिस के ज्यादातर लोग एलिस और ऑगस्टाइन के रिश्ते को लेकर आशावादी थे। उन्हें लग रहा था कि ये कपल एक आदर्श कपल है। शादी के बाद वो एक सुंदर बच्चे को जन्म देंगे। बेशक कुछ लोग इससे ज्यादा निष्पक्षता से देख रहे थे। ऑगस्टाइन के एलिस से शादी करने के बाद स्काई गॉड लेक की ताकत और मजबूत हो जाएगी। ये पूरे टाइगर ग्रुप के लिए अच्छी बात नहीं हो सकती थी। टीवी पर न्यूज सुनकर समर ने दोनों हाथ से मुट्ठियों को भींच लिया और कहा, बेवकूफ, तुम कल एलिस से शादी करना चाहते हो, लेकिन मैं इस शादी को किसी भी हाल में नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे कब्जे से एलिस को छुड़वा कर ही रहूंगा।
उसने ये बात ठंडी और जानलेवा आंखों से प्रशांत को सीधे देखते हुए कही। उसकी बात सुनकर कैथरीन ने धीरे से पूछा, शैडो किंग, टाइगर ग्रुप के टॉप 10 परिवारों की यंग जनरेशन पहले से ही इतनी पावरफुल है। उनके परिवार के हेड और भी अधिक पावरफुल। क्या तुम वाकई शादी में बाधा डालना चाहते हो? उसकी आवाज बड़ी धीमी थी, जो केवल समर को सुनाई दे रही थी। समर ने सिर हिलाकर साफ कह दिया कि शादी में वो दखल देने वाला है। वो खास तौर पर सभी की पावर्स का जायजा लेने के लिए उनकी डिनर पार्टी में भी शामिल हुआ था। अब यह स्पष्ट हो गया था कि 10 महान परिवार वाकई पावरफुल थे और उनके कुछ यंग मास्टर्स ग्रैंड मास्टर किंगडम लेवल के फाइटर थे। उनके सभी चैम्बरलेन सच्चे आत्म किंगडम के हाफ स्टेज पर थे। इस पैटर्न का अनुसरण करते हुए टॉप 10 ग्रेट परिवार के हेड भी सच्चे आत्म किंगडम में कम से कम हाफ स्टेज तक आगे बढ़ गए थे। बेशक क्रोकोडाइल परिवार ने बड़े चैम्बरलेन को सच्चे आत्म किंगडम के हाफ लेवल का दर्जा होने का इसलिए दर्जा मिला क्योंकि उस परिवार में एक ग्रैंड मास्टर था। वो परिवार के हेड के बाद सेकंड पोजीशन पर था। स्काई गॉड लीग के टॉप 10 ग्रेट परिवार सभी सुपर क्लास परिवार थे। टाइगर ग्रुप के सबसे पावरफुल लोग अपने लंबे इतिहास और हजारों साल पुराने संसाधनों के साथ उनका अविश्वसनीय रूप से पावरफुल होना स्वाभाविक बात थी। हालांकि उनके 10 परिवारों के हेड के अलावा परिवार का अधिकांश हिस्सा हाई हेवन किंगडम और ग्रैंड मास्टर किंगडम के फाइटर से बना था। सिर्फ कुछ ही फाइटर्स थे जो सच्चे आत्म किंगडम के हाफ स्टेज पर थे। प्रत्येक परिवार में 3 से ज्यादा फाइटर तो नहीं थे। तभी कैथरीन ने चिंतित होकर अपनी आंखें झपकाकर कहा, शैडो किंग, मुझे पता है कि मैं तुम्हें मना नहीं कर सकती, लेकिन प्लीज सावधान रखना। तुमने अभी अभी क्रोकोडाइल परिवार के चैम्बरलेन को हराया। मुझे डर है कि अन्य परिवार ये जानने के बाद तुमसे बदला लेंगे। स्काई गॉड लीग में 10 परिवारों की एकता थी। क्रोकोडाइल के एल्डर चैम्बरलेन की हार उन सभी के लिए अपमानजनक थी। हालांकि परिवार में महारथी मौजूद नहीं थे, इसलिए यंग जनरेशन ने समर से सीधे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं की। जाहिर है कि वो उसके सामने कुछ नहीं करेंगे। वे बस अपने गुस्से को दबा सकते थे, अपने एल्डर्स के लौटने का इंतजार कर सकते थे और फिर शिकायत कर सकते थे। 10 ग्रेट परिवार की यंग जनरेशन को समर पसंद नहीं था। वो इसे इग्नोर कर रहे थे और अपनी वाइन पीने और बातचीत में बिजी होने पर कोशिश कर रहे थे। हालांकि समर और उसके फॉलोअर्स को इग्नोर कर दिया गया था, फिर भी उन्होंने खूब आनंद उठाया। उनके पास इतना स्वादिष्ट खाना बर्बाद करने का कोई कारण नहीं था। बेशक सभी ने समर और उसके फॉलोअर्स की अपेक्षा नहीं की। समर से बात कर रही कैथरीन के अलावा एक खूबसूरत लड़की भी उनकी तरफ आई। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ये लड़की ईशा थी, लेकिन वो समर के लिए नहीं बल्कि वो पर्पल बैट दानव किंग के लिए आई थी। पर्पल बैट दानव किंग ने अपने पर्पल बैट टोटलाइम को एक्टिवेट कर दिया था, जो बैट किंग का टोटम था, जिसने एंशिएंट काल में दुनिया के सभी बैट्स पर शासन किया और यह अविश्वसनीय रूप से पावरफुल था। टाइगर ग्रुप के बैट परिवार की फर्स्ट यंग मिस्ट्रेस होने के नाते उसका शरीर भी बैट टोटम से प्रभावित था। अपने टोटम की गहराई में उसे पर्पल बैट दानव किंग के प्रति अपनापन महसूस हो रहा था और वो उसके करीब जाना चाहती थी। वो रेड वाइन की बोतल लिए पर्पल बैट दानव किंग के पास जा बैठी, वाइन पी रही थी, उससे बातें कर रही थी। वो स्पष्ट रूप से अब उस पर मोहित हो चुकी थी और इंडिया के इस हैंडसम युवक के वशीभूत। पर्पल बैट दानव किंग भी बैट परिवार के उस खूबसूरत लड़की की तरफ धीरे धीरे आकर्षित होना शुरू हो चुका था। उसके शरीर से निकलने वाली बैट परिवार की पावर उसे भी उत्तेजित कर रही थी। दोनों उत्साह से बातें कर रहे थे और वाइन पीने की वजह से धीरे धीरे रोमांटिक भी होते जा रहे थे। कुछ ही देर के बाद वो हॉल के एक कोने में जाकर एक दूसरे को किस करने लगे। ईशा एक इनक्रेडिबल ब्यूटी थी। उसके सुनहरे बाल और नीली आंखें, उसके होठ मीठे और मुलायम थे। ऐसा लग रहा था मानो पर्पल बैट दानव किंग उसमें समा जाना चाहता हो। समय तेजी से बीतता गया। कुछ घंटे पलक झपकते ही बीत गई। रात हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। चांद आसमान में ऊपर था और अपनी रोशनी धरती पर बिखेर रहा था। चाहे इंडिया हो या टाइगर ग्रुप, चांद तो चांद था। कितना मधुर, कितना चमकीला, एक सफेद चमकती हुई रोशनी बिखेरता हुआ। डिनर पार्टी समाप्त होने के बाद टॉप 10 परिवारों के यंग जनरेशन के लोग
एक के बाद एक ग्रैंड पेरिस होटल से बाहर जाने लगे। जैसे वो लोग होटल से बाहर निकले, उनमें से कई ने समर को ठंडी निगाहों से भी देखा। वो क्रोधित और भयभीत दोनों ही थे। समर उसका दल वहीं नहीं, क्योंकि कैथरीन ने उनके लिए रात भर वहीं रुकने का इंतजाम कर दिया। समर ने कैथरीन पर भरोसा किया था और वे एक दूसरे को लंबे समय से जानते भी थे। वो अच्छे दोस्त भी बन गए थे। लेकिन जैसे ही घड़ी में आधी रात हुई, एकदम से कुछ हो गया। दो काली परछाइयां होटल में घुस आई। वो समर को मारने की कोशिश करने लगी। काले वस्त्र पहरे दोनों पुरुष बहुत ज्यादा ताकतवर थे। उनके शरीर से अविश्वसनीय एनर्जी निकल रही थी। ये दोनों सच्चे आत्म किंगडम के हाफ स्टेज के फाइटर थे। वो बहुत ज्यादा पावरफुल। समर को साफ पता था कि टॉप 10 परिवार ने ही उनमें से दो आदमियों को भेजा है। आखिरकार उसने शाम में उन्हें अपमानित किया। काले कपड़े पहने एक और दुबले पतले आदमी ने खिड़की में एक छेद कर दिया और धुएं की एक परत कमरे के अंदर की तरफ छोड़ दी। ये परम आनंद का अमृत था और वो समर को नशीला पदार्थ देकर बेहोश करने के बाद उसे मारना चाहते थे। जाहिर था कि वो दोनों समर की ताकत जानते थे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो समर उन्हें मार देता। इसलिए उन्होंने सीधे हमला करने की कोई हिम्मत नहीं की। वहीं जैसे ही समर ने उसको सूंघा तो उसने धीरे से हैरान होकर कहा, परमानंद अमृत, ये यहां कैसे आ गया? उसकी आंखों में तिरस्कार की चमक थी। भगवान के लिए वो एक स्पिरिचुअल अल्केमिस्ट था और इस तरह की दवाओं पर उस पर कोई असर बिल्कुल नहीं होता था। समर बिस्तर पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। वो उन दोनों आदमियों को बेवकूफ बनाने के लिए बेहोश होने का नाटक कर रहा था। काले कपड़े वाले पतले आदमी ने जब परमानंद अमृत फूंकना बंद कर दिया तो उसने कमरे में एक छोटा सा कंकड़ फेंका। समर ने उसको अनसुना करने का नाटक कर लिया। लंबे समय पतले आदमी ने उस साथी से कहा, शैडो किंग परमानंद अमृत से बेहोश हो गया है, चलो उसे मार डालते हैं। होटल के सिक्योरिटी गेट्स आम इंसान के लिए पार करना मुश्किल था, लेकिन इन काले कपड़े वाले फाइटर्स के लिए मानो उसका कोई वजूद ही नहीं था। उन्होंने हाथ घुमाकर दरवाजा खोल लिया था। वहीं समर पूरी तरह से अब जाग रहा था। वो लेकिन खर्राटे ले रहा था, मानो वो गहरी नींद में ही सो रहा हो। कमरे के अंदर जाते ही काले कपड़े वाले पतले आदमी ने एक खंजर निकाल लिया। सीधा समर के दिल पर वार करने के लिए तैयार हो गया। अगर खंजर उसके शरीर पर पड़ता तो वो निश्चित रूप से उसके दिल को चीरकर उसकी जान ले लेता। जैसे ही खंजर समर के दिल पर पहुंचा, उसने अचानक अपनी आंखें खोल ली और कपड़े में उन दोनों आदमियों को उपहास भरी नजरों से देखा। उसने अपने दाहिने हाथ की दो उंगलियां बाहर निकाली और तुरंत खंजर पकड़ लिया। काले कपड़े वाले पतले आदमी ये देखकर दंग रह गया। उसने हैरान होकर डर के मारे कहा, क्या क्या तुम पर परमानंद अमृत का असर नहीं हुआ? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ये परमानंद अमृत कोई साधारण औषधि नहीं थी। इसे स्पिरिचुअल लेवल के बेहोशी के फूलों के ऊपर अवयवों से बनाया गया था। इसे टाइगर ग्रुप के अमृत किंग ने रिफाइंड किया था और ये अत्यंत प्रभावशाली था, खासकर ग्रैंड मास्टर किंगडम लेवल के फाइटर्स और सच्चे आत्म किंगडम लेवल के फाइटर्स के लिए। इससे पहले सच्चे आत्म किंगडम लेवल के हाफ स्टेज के फाइटर थे जो परमानंद अमृत से बेहोश होकर मारे गए थे, लेकिन समर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। काले कपड़े वाले दोनों सदमे में आ चुके थे। उसकी बात सुनकर समर ने हल्के से अपना सिर हिलाया और कहा, तुम लोगों का परमानंद अमृत बड़ा कमजोर और बेअसर है। उसकी बात सुनकर दोनों ने गुस्से में मुंह मोड़ दिया। ये उनका अपमान था और ये उनके अमृत किंग का भी अपमान था। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो उनके परमानंद अमृत को कमजोर कहे? काले कपड़े पहना एक पतला सा आदमी ने एक बार फिर अपना खंजर से हमला करके कहा, तो क्या हुआ? अगर परमानंद अमृत से तुम पर काम नहीं किया तो भी मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी समर ने अपनी दो उंगलियों का दबाव डाला काले कपड़े वाले आदमी की चौंकती निगाहों के सामने। उसने तुरंत खंजर के दो टुकड़े कर दिए। अपना खंजर को टूटता हुआ देखकर काले कपड़े वाला लंबा दुबला आदमी भागने के लिए मुड़ गया, लेकिन समर ने हवा के झोंके की तरह तेजी से अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और फौरन उस आदमी की गर्दन को पकड़ लिया। तभी कटक 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 की आवाज आई। समर ने अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया और लंबे पतले आदमी की गर्दन को तोड़ दिया, जिससे हवा में कमी से वो मर गया था।
लंबे पतले आदमी को मरता हुआ देखकर दूसरा आदमी भी बड़ा स्तब्ध रह गया था। समर ने उस दुबले पतले आदमी की लाश पर उस तरफ फेंक दी और छोटे बालों वाले आदमी को उसकी गर्दन को पकड़ लिया। उसने डरावने स्वर में उससे पूछा, बताओ, तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने भेजा है? छोटे बालों वाले आदमी बिना कुछ बोले सिर हिलाता रहा। वो दोनों किसी सुपर पावर से शपथ लेने वाले सोल्जर थे, इसलिए अपने मास्टर्स की मुखबरी नहीं कर सकते थे। वहीं समर शपथ लेने वाले सोल्जर्स की जिद से परिचित था। वो मौत से नहीं डरते थे, इसलिए उसने शैडो किंग की आंख का पावर का इस्तेमाल करने का फैसला किया, एक सीक्रेट स्पिरिचुअल तकनीक जो उसने शैडो किंग टोटम को एक्टिवेट करते समय खोजी थी, ताकि वो अपने दुश्मन के दिमाग को कंट्रोल कर सके। समर का यह फैसला करते ही वो जोर से चिल्लाया, शैडो किंग की आंख! समर की आंख खून की तरह लाल हो गई। एक विचित्र लाल रोशनी बिखेरते हुए छोटे बालों वाले आदमी के दिमाग को कंट्रोल कर रहा था। समर ने उसके अपने आप को कंट्रोल करके पूछा, मुझे बताओ कि तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने भेजा? उस आदमी ने बात का जवाब देकर कहा, हमें स्पाइडर परिवार ने तुम्हें मारने के लिए भेजा है। समर ने एक बार और कंफर्म करने के लिए कहा, स्काई गोड लेक के 10 ग्रेट परिवारों में से स्पाइडर परिवार? वो छोटे बाले वाले आदमी ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। समर के दिमाग पर कंट्रोल के तहत काले कपड़े वाले छोटे बालों वाला आदमी ने सब कुछ उगल दिया जो वो जानता था। समर की आंखें ठंडी लग रही थी। वो स्पाइडर परिवार के बारे में अच्छे से जानता था। वो क्रोकोडाइल परिवार के जैसे थे। वो भी स्काई गॉड लीग के 10 सुपर क्लास परिवारों में से एक थे। समर को दो कारण सूझे उन्होंने उसे मारने के लिए किलर्स क्यों भेजे। पहला, ये क्रोकोडाइल परिवार के कहने पर उन्होंने भेजा होगा, और दूसरा, बदला लेने के लिए, क्योंकि समर ने पहले टाइगर किंग और पॉइजनस स्पाइडर को मारा था। दोनों स्पाइडर परिवार से ही थे। तभी फिर से एक कटक की आवाज आई। समर ने छोटे बालों वाले व्यक्ति की गर्दन तोड़ दी और उसकी जान ले ली। समर को मारने के लिए भेजे गए दोनों किलर्स एक्सपर्ट थे, हालांकि समर की पावरों के सामने वो बिल्कुल कमजोर थे। उनकी हरकतों से कमरे में थोड़ी हलचल मच गई, जिसे बगल वाले पर्पल बैट दानव किंग और सुपर शैडो ग्रुप टीम के मेंबर्स जाग गए थे। तभी वो समर के कमरे में आए। मोंक ने कमरे में आते ही कहा, बॉस, ये किलर्स आपको मारने आई थी क्या? शैडो ग्रुप टीम के मेंबर्स एक दूसरे को मारने के लिए जिम्मेदार थे। अक्सर उन्होंने दूसरी ताकतों द्वारा किए गए हमलों पर अपना बचाव करना पड़ता था, इसलिए शैडो किंग की टीम ने तुरंत किलर्स को पहचान लिया और उन्होंने जो काले कपड़े पहने थे उनसे पता ही चल रहा था कि वो किलर ही थे। समर ने सिर हिलाया और हल्के से कहा, हाँ, वे स्पाइडर परिवार से थे, लेकिन मैंने उन्हें दोनों को मार दिया, इसलिए चिंता की अब कोई बात नहीं। तभी पूरे मेंबर्स ने सुनकर ये राहत की सांस ली। जब वो टाइगर ग्रुप में स्काई गॉड लीग से 10 ग्रेट परिवारों से मिले थे, तब उन पर बुरा प्रेशर था। 10 ग्रेट परिवारों के मेंबर बड़े पावरफुल थे। पर्पल बैट दानव किंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी और समर से पूछा, यंग मास्टर, हम कल एक शादी में बाधा डालने जा रहे हैं, क्या आपने कोई प्लान बनाया है? पर्पल बैट दानव किंग ने सोचा कि उन्होंने जो कल की शादी में खलल डालने के लिए प्लान की जरूरत है। हालांकि ऐसा लग रहा था कि समर ने अभी तक कोई प्लान नहीं सोचा था। समर ने अहंकार से उसकी बात का जवाब देकर कहा, प्लान बनाने की कोई जरूरत नहीं। कल मैं पूरे टाइगर ग्रुप के सामने एलिस को उठा ले आऊंगा। मुझे उन्हें बताना ही पड़ेगा कि वो मेरी है, कोई उसे छू नहीं सकता। समर ने पहले ही एक प्लान बना लिया था, जिसके तहत वो एलिस को दिन के उजाले में सबके सामने उठाकर लाना था। अगर वो उसे यूं ही चुपके से ले गया तो कैसा मर्द। उसका इरादा स्काई गॉड लीग और 10 ग्रेट परिवार और टाइगर ग्रुप की अन्य पावरों को यह बताना था कि एलिस उसकी है, और जो भी उसे छूने की हिम्मत करेगा वो मारा जाएगा। पर्पल बैट दानव किंग बड़ा भावुक हो गया। समर की बातें सुनकर उसे ऐसा लगा जासो मानो वो 15 साल पहले के ग्रेट कॉन्करर थर्ड मास्टर नरेंद्र भारद्वाज का अनुसरण कर रहा हो। ग्रेट कॉन्करर भी एक बेजोड़ फाइटर, दबंग, निर्दयी और अपार पावरफुल था। दुनिया उसके पैरों के तले थी और किसी से उसे कोई खतरा नहीं था। समर ने शैडो ग्रुप टीम को लाशों को साफ करने का ऑर्डर दिया और आराम करना शुरू कर दिया। उसे अच्छी नींद की जरूरत थी, क्योंकि अगले दिन उसे बड़ी फाइट का हिस्सा बनना था। अगले दिन मौसम बड़ा सुहाना था और लाल सूरज क्षितिज पर लटका हुआ था।
एक गर्म धुंधली चमक बिखेर रहा था। पूरा टाइगर ग्रुप व्यस्त था। टाइगर ग्रुप के हर देश के रिपोर्टर्स ऑगस्टाइन और एलिस की ग्रैंड वेडिंग रिपोर्टिंग करने के लिए फ्रांस में इकट्ठा हो चुके थे। ऑगस्टाइन स्काई गोल्ड लीग का फर्स्ट यंग मास्टर था, होली सी पॉप का उत्तराधिकारी, टाइगर ग्रुप में एक सुपर पावर जो हर चीज को प्रभावित करने की क्षमता रखता था। एलिस टाइगर ग्रुप की शाही प्रिंसेस थी, जिसे राजघराने की सबसे खूबसूरत महिला माना जाता था। उसके कई गणमान्य थे, लेकिन अंततः शाही परिवार ने उसकी शादी ऑगस्टाइन से तय कर दी थी। राजघराने ने उसे इसलिए चुना क्योंकि वो टाइगर ग्रुप का अंडरवर्ल्ड का एम्परर था। उनकी शादी ने पूरे टाइगर ग्रुप को हिलाकर रख दिया था। हर कोई इस वर्ल्ड फेमस ग्रैंड इवेंट को अपने टीवी या ऑनलाइन देख रहा था। ऑगस्टाइन की शादी के स्थान के कारण शहर लोगों से खचाखच भर गया था और हर कोई अपने घरों से निकलकर उस स्थान की तरफ भी चल पड़ा था जहां पर उनकी शादी होने वाली थी। शादी स्थल नोट्रे डेम डी पेरिस था, जो पूरे टाइगर ग्रुप का सबसे प्रसिद्ध चर्च था। बेशक शादी में सभी को इनवाइट नहीं किया गया, सिर्फ स्काई गोल्ड्स लेक के टॉप 10 ग्रेट परिवार और कुछ परिवारों के मास्टर्स और बड़ी कंपनियों के कुछ पावरफुल सीईओ को ही इनवाइट किया गया था। आम नागरिकों के लिए शादी हॉल में जाने की अनुमति ही नहीं थी। आम नागरिक तो दूर से ही देख सकता था। वो फिर भी अद्भुत रूप से सुंदर प्रिंसेस एलिस को देखकर बड़े खुश थे। वो क्या ही खूबसूरत नजारा था। चर्च के बाहर अनगिनत लग्जरी गाड़ियां खड़ी थी, सभी लिमिटेड एडिशन वाली गाड़ियां। वहां न केवल कई लग्जरी कारें थी, बल्कि चर्च के विशाल सामने वाले लॉन में 1 दर्जन हेलीकॉप्टर भी खड़े हुए थे। कुछ हाई क्लास फोर्सेस के परिवार हेड हेलीकॉप्टर से वहां आ ही रहे थे। भव्य चर्च के बीचों बीच एक सुनहरा बाल नीली आंखों वाला युवक खड़ा था। उसने एक सुंदर सूट पहना था, बड़े बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसका चेहरा मानो देवताओं ने रचा हो। उसकी नाक ऊंची और तीखे जबड़े थे। उसकी आंखें न सिर्फ नीली थी, बल्कि नीले रंग की थी और समुद्र से भी गहरा नीला रंग। ये युवक कोई और नहीं बल्कि अगस्टाइन ही था, जो स्काई गोल्ड लीग का यंग मास्टर था, और एक ऐसा व्यक्ति जो इतना फेमस कि उसके नाम से ही पूरे टाइगर ग्रुप हिलकर रह जाता। समर 1 किलोमीटर दूर अपनी उच्च क्षमता वाली दूरबीन से ये सब कुछ देख रहा था। उसने तुरंत अगस्टाइन को देखा। वो युवक वाकई बड़ा चमकदार था। समर ने दूरबीन नीचे रख दी और फुसफुसाते हुए कहा, ठीक है, चलो अब शादी में घुसने का टाइम आ चुका है। पर्पल बैट दानव किंग और शैडो ग्रुप टीम बड़े गंभीर दिख रहे थे। उन्होंने अपने हथियार तैयार कर लिए और समर के पीछे गाड़ी से उतरकर शादी के हॉल की तरफ चल पड़े थे। उन्होंने एक बड़ी फाइट का सामना करना था, क्योंकि वो पूरे टाइगर ग्रुप के सामने एलिस को छीनने वाले थे। उधर चर्च में एलिस सफेद शादी का गाउन पहने एक कुर्सी पर बैठी थी। उसका कोमल चेहरा भाव शून्य था, जिससे पता चल रहा था कि वो इस समय कितनी दुखी होगी। उसके बगल में बैठी एक गोरी औरत ने उससे कहा, एलिस, आज तुम्हारी शादी है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? उस गोरी औरत का नाम नैन्सी था और वह एलिस की एक्स टीचर थी। उसने और क्रोकोडाइल परिवार के मुखिया ने ही एलिस और एल्डर को पकड़ा था। एलिस ने अपने पास खड़ी महिला की तरफ ठंडी नजरों से देखा और बोली, नैन्सी, मैं तुम्हें अपनी टीचर मानती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे झूठ बोलकर मेरा और एल्डर मॉन्क का किडनैप करोगी। नैन्सी ने भौहें चढ़ाई और हल्के से कहा, एलिस, मैं सिर्फ वो कर रही हूं जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। तुम टाइगर ग्रुप वापस नहीं आना चाहती थी, इसलिए मेरे पास तुम्हें किडनैप करने के अलावा कोई चारा नहीं था। चिंता मत करो, मॉन्क मास्टर सुरक्षित है। हम उसे नहीं मारेंगे और वो हमारे लिए जिंदा रहेंगे ज्यादा उपयोगी है। उसे बस अस्थायी रूप से काल कोठरी में रखा गया है। नैन्सी अभी भी थोड़ी नाराज थी, क्योंकि एलिस ने उसे अपना टीचर मानने से मना कर दिया था। लेकिन वो ये जानती थी कि एलिस उससे नफरत करती है, क्योंकि वह एलिस को बेवकूफ बनाकर टाइगर ग्रुप में किडनैप करके लेकर आई थी। एलिस ने थोड़ा गुस्से में कहा, मुझे ऑगस्टाइन पसंद नहीं है। भले ही वो स्काई गॉड लेक का यंग मास्टर हो, फिर भी वो मुझे पसंद नहीं। नैन्सी ने उसकी बात को सुनकर थोड़ा समझाने की कोशिश की और फिर कहा, एलिस, अगर तुम्हें ऑगस्टाइन पसंद भी नहीं है,
तो भी तुम्हें उसे शादी करनी पड़ेगी। वो शाही परिवार और समर की जिंदगी की खातिर है। उसकी बात सुनकर एलिस ने निराश होकर कहा, मुझे पता है जब तक मैं ऑगस्टाइन से शादी कर लूंगी तब तक तुम लोग समर का पीछा और मोंक मास्टर को रिहा करोगे। नैन्सी ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, हाँ हाँ, अगर तुम ऑगस्टाइन से शादी कर लेती हो तो स्काई गॉड लीग समर को नहीं मारेगा। उसकी बात सुनकर एलिस का दिल पसीज गया। आखिरकार उसने जोर से हंसते हुए सिर हिलाया और पागलों की तरह कहा, ठीक है, मैं ऑगस्टाइन से शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम लोग समर और एल्डर मॉन्क को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। टाइगर ग्रुप की प्रिंसेस होने के नाते एलिस स्वाभाविक रूप से स्काई गॉड पावर के बारे में अच्छे से जानती थी। स्काई गॉड लीग टाइगर ग्रुप की सुपर पावर थी। 10 ग्रेट परिवार में शामिल, और न केवल उनके पास पावरफुल ग्रैंड मास्टर थे बल्कि आत्मसाधक लोग भी थे। एलिस ने पहले भी एक सेल्फ कल्टीवेटर को काम करते देखा। सिर्फ एक बार से ही वो 1000 वर्ग मीटर में विला को बजरी के ढेर में बदल सकते थे। एलिस जानती थी समर ताकतवर तो है, लेकिन वो उन ताकतवर आत्मसाधकों का मुकाबला नहीं कर सकता। आखिरकार एलिस ने समर की सुरक्षा के लिए ऑगस्टाइन से शादी करने के लिए हाँ कर दिया। आज के इस शादी इवेंट में होली सी के रेड क्लॉड इंपीरियल कार्डिनल थे, जो 3 आर्क बिशपों में से एक थे, बड़े पावरफुल। दरवाजे पर मेहमानों का स्वागत कर रहे गार्ड ने चिल्लाकर कहा, स्काई गॉड लीग के क्रोकोडाइल परिवार चीफ आ रहे हैं। दलान में सभी लोग अचानक उस तरफ देखने लगे, क्योंकि क्रोकोडाइल परिवार का चीफ शायद ही कभी दिखाई देता था। इस बार वो ऑगस्टाइन की शादी में सचमुच आ गया। कुछ टेलीविजन रिपोर्टर्स ने क्रोकोडाइल परिवार के चीफ की तरफ कैमरा तान दिया और उनका इंटरव्यू लेने के लिए तैयार हो गए। क्रोकोडाइल परिवार का चीफ 50 साल का था। वो लंबा, बड़ा, ताकतवर और एनर्जी से हष्ट पुष्ट। उसकी फिंगर से एक क्रोकोडाइल की अंगूठी थी, जो असली के जैसी लग रही थी, देखने में बड़ी ही डरावनी। भीड़ का आश्चर्य कभी कम नहीं हुआ था कि स्वागत करने की आवाज फिर से गूंज गई। स्काई गॉड लीग के स्पाइडर परिवार के चीफ आ रहे हैं। स्पाइडर परिवार हाई क्लास का परिवार, जो टाइगर ग्रुप के सभी वित्तीय मामलों का प्रभारी था। परिवार का चीफ बड़ा पावरफुल, जिसके कारण कुछ रिपोर्टर्स उसका भी इंटरव्यू लेने के लिए दौड़े। इसके बाद फिर होस्ट ने अनाउंस करते हुए कहा, स्काई गॉड लीग ब्लैक स्केली ड्रैगन परिवार के चीफ आ रहे हैं। स्काई गॉड लीग मैमथ परिवार के चीफ भी आ गए हैं। स्वागत की अनाउंसमेंट्स एक के बाद एक आती रही। एक एक करके सभी परिवारों के हेड भी आते गए। कुछ ही देर में स्काई गॉड लीग के टॉप 10 परिवारों के हेड पहुंच चुके थे। यह वाकई एक दुर्लभ क्षण था, जब सभी 10 परिवारों के हेड एक साथ एक ही जगह पर पहली बार इकट्ठा हुए थे। ये 10 परिवार हेड एक ऐसी परिपावर थी जिसका सामना करना कठिन था। हर एक अजय सूर का उत्सर्जन, उन्हें देखने वाला हर एक व्यक्ति भयभीत हो जाता, उनके आसपास जाने से भी डरता था। टॉप 10 परिवारों के हेड के आने के बाद शादी का पूरा इवेंट जीवंत हो उठा। सभी टॉप 10 परिवारों के हेडों को गौर से देख रहे थे। ये लोग टाइगर ग्रुप के ग्रैंड मास्टर थे, जिन्हें कई लोग अपना आदर्श मानते थे। अगर इन 10 कबीलों के प्रमुखों की उपस्थिति ने सभी को चौंका दिया, तो अगला व्यक्ति सभी को भयभीत कर देगा। होस्ट ने आगे से अनाउंस करते हुए कहा, टाइगर ग्रुप का पोसाइड ऑगस्टाइन की शादी की बधाई देने आ गए हैं। मेहमान एकदम हैरान रह गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि पोसाइडन ऑगस्टाइन की शादी में खुद आएगा। ये जानना चाहिए कि पोसाइडन स्काई गॉड लीग से नहीं था, बल्कि सी गॉड्स अलायंस से था, और जो एक पावरफुल पावर अलग ही थी। असल में सी गॉड अलायंस और स्काई गॉड लीग के बीच रिलेशन अच्छे नहीं थे। उनके बीच हमेशा एक कंपटीशन था और वो एक दूसरे के दुश्मन थे। पोसाइडन के आने के बाद सब लोग उलझन में पड़ गए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी शादी में क्यों आया। क्या उसे ये मजाक लग रहा है? भीड़ के संदेह के बावजूद पोसाइडन मंद मंद मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। वो अपनी पत्नी और बेटी को एक तरफ ले गया। उसके पीछे एक काले हुड वाला आदमी था। वो अत्यंत आत्मसाधक था। अगर समर यहां होता तो उसे भी हैरानी होती। समर पहले से ही सी गॉड्स अलायंस के मास्टर पोसाइडन को जानता था।
समर ने एक बच्चे को बचाया था। और जब वो इंदौर मेडिकल एसोसिएशन के डायरेक्टर को मेडिकल कॉम्पिटिशन्स में चैलेंज कर रहा था, वो बच्ची असल में पोसाइडन की बेटी थी। और उस समय पोसाइडन ने समर को $1 करोड़ का बैंक कार्ड देने की पेशकश की थी। पोसाइडन इंडिया में इंदौर में था क्योंकि उसका छोटा भाई उसका पीछा कर रहा था। सी गॉड अलायंस के पिछले अलायंस मास्टर का निधन हो चुका था और वो उसका भाई नए मास्टर बनने के लिए आपस में फाइट कर रहे थे। उस समय पोसाइडन की बेटी को उसके छोटे भाई द्वारा भेजी गई एक कार ने टक्कर मार दी थी। सौभाग्य से समर ने उसकी बेटे की जान बचा ली और बाद में पोसाइडन टाइगर ग्रुप लौट आया। उसने गुस्से में अपने छोटे भाई को मार डाला और सी गॉड अलायंस का वो मास्टर बन चुका था। पोसाइडन स्काई गॉड लीव्स का दुश्मन था और वो इसलिए स्वाभाविक रूप से अगस्टाइन को जानता होगा, उस पर ध्यान भी देगा। वहीं उसको देखते ही अगस्टाइन ने हल्के से कहा, मिस्टर पोसाइडन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरी शादी में आएंगे। उसका लहजा भी ज्यादा अच्छा नहीं था। पोसाइडन ने उसकी आवाज की परवाह नहीं की और कहा, मैं तो बस यहाँ पर स्काई गॉड लीग के लोगों से मिलने आया था। दरअसल पोसाइडन शादी में शामिल नहीं होने आया। वो शादी का बहाना बनाकर देखना चाहता था कि स्काई गॉड लीग कितना पावरफुल है। उसने स्काई गॉड लीग के टॉप 10 परिवारों के हेड पर नजर डाली, देखा कि वो सभी पावरफुल है। ऑगस्टाइन को स्वाभाविक रूप से पता था कि पोसाइडन क्या करने वाला है, लेकिन उसे इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो मंद मंद मुस्कुराया क्योंकि अपनी शादी की तैयारियों के लिए वो निकल पड़ा था। तभी कार्डिनल एब्रोन ने ऊंची आवाज में अनाउंस करते हुए कहा, शादी की रस्में शुरू हो चुकी है। दूल्हा अगस्टाइन और दुल्हन एलिस प्लीज मंच पर आए। सभी लोग नए कपल को आशीर्वाद देंगे। तभी एकदम धमाके की आवाज आई। एब्रोन की आवाज धीमी हो गई थी। समर ने दरवाजे को धक्का देकर खोला और अंदर आ गया। समर ने जोर से दरवाजा खोला था, जिससे सभी लोग चौंक गए। अचानक अनगिनत आंखें आश्चर्य से समर को देखने लगी। यह ज्ञात था कि आज स्काई गॉड लीग के अगस्टाइन की शादी का दिन था। शादी में शामिल होने वाले लोग टाइगर ग्रुप से आए विशाल सोल्जर और विशाल परिवार थे। शादी में शामिल होने वाले लोग सिर्फ पैर पटक कर समाज में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते थे। वे सभी बड़े इतने ताकतवर थे, हर लोग हैरान थे। और ये उसकी हिम्मत कैसे हुई कि शादी के दौरान हॉल का दरवाजा लात मारकर खोल दे। दरवाजा किसका प्रतीक था? सीधे शब्दों में कहे तो यह उनका चेहरा था, जो लीग के ऑपरेशन का प्रतीक था। साफ शब्दों में कहें तो स्काई गॉड लीग का चेहरा था और उसके ऊपर थप्पड़ था समर का। इस समय समर सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। ऑगस्टाइन से भी उसका ध्यान उस पर था, और क्योंकि नजरें समर पर सबकी टिकी थी, हर कोई देखना चाहता था कि आखिर ये आदमी कौन है। इतने बड़े दिन पर स्काई गॉड लीग के मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत कौन करेगा। तभी समर को देखकर एलिस ने अपनी पतली उंगलियां और अपने होठों पर रखकर कहा, ओफ, ये तो शैडो किंग है। उसकी आंखें अविश्वास से भर गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी के दिन समर आ पहुंचेगा। एलिस के अलावा कुछ अन्य लोग भी समर को पहचानते थे। उनमें से एक लॉर्ड एब्रोन था, जिसने पहले समर को मारने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय तलवार किंग जतेंद्र बजाज ने उसे बचा लिया था। उसे फिर से देखने की उम्मीद नहीं थी, खासकर कि आज। यहाँ तक कि बात समर की है, वो हमेशा से ही एब्रोन के अंदर ही अंदर नाराज था। उसके प्रति उसके मन में गहरी दुश्मनी थी। एल्ब्रोन के अलावा सी गॉड अलायंस के हेड पोसाइडन ने भी समर को पहचान लिया, जिसने उसकी बेटी को बचाया। उसकी आंखों में चमक आ गई। आज के नायक ऑगस्टाइन को इस आदमी ने इंसल्टेड कर दिया। स्वाभाविक रूप से अपने लिए खड़ा हो पाना, अपनी नाराजगी जाहिर करनी, वरना लोग सोचते कि उसने ही उसकी इजाजत दी। हालांकि ऑगस्टाइन को यह नहीं पता था कि समर कौन था, इसलिए वो समर के प्रति अधिक तिरस्कारपूर्ण था। ऑगस्टाइन ने उदास चेहरे से समर की तरफ देखकर कहा, कौन हो तुम? हमारे स्काई गॉड लीग के दरवाजे को लात मारने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम अपनी मौत की तलाश में यहां आए हो। उसकी बात सुनकर समर ने घमंडी आवाज में कहा, मैं यहां तुम्हारी दुल्हन चुराने आया हूं। उसने ऑगस्टाइन की बिल्कुल परवाह नहीं की। समर की बातों ने सबको चौंका दिया। आज ऑगस्टाइन की शादी थी और यह सचमुच में आदमी उसकी दुल्हन चुराने आ गया था। वहीं ये सुनकर समर दुल्हन चुराने आया है, एलिस को बड़ा सदमा लगा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा था। उसे अपने पहले प्यार का एहसास हो रहा था। वहीं हॉल में मौजूद सभी लोगों ने आपस में चर्चा शुरू कर दी।
एक लड़के ने हैरान होकर कहा, अरे ये आदमी कौन है? दुल्हन को चुराने की बात करने की हिम्मत कैसे कर रहा है? उसके पास खड़े लड़के ने कहा, हाँ हाँ, वो घमंडी और बेईमान है। ऑगस्टाइन के दुल्हन को चुराने की हिम्मत कैसे करेगा? ऑगस्टाइन उसे मार डालेगा। वहीं एक लड़के ने समर को पहचान लिया था। उसने चौंकते हुए कहा, अरे मैंने तो इसे पहले भी देखा है। वो समर है, शैडो ग्रुप का शैडो किंग। उसके पास खड़े लड़के ने उसकी बात सुनकर हैरान होकर कहा, क्या? शैडो ग्रुप का शैडो किंग? अंडरवर्ल्ड का किंग जिसने ग्रैंड ड्रैगन ग्रुप के एंशिएंट मार्शल आर्ट कंपटीशन जीत लिया था। आसपास के लोग बातें करना बंद नहीं कर पा रहे थे। उनमें से कुछ ने समर को पहचान लिया। ड्रैगन ग्रुप का सबसे रेप्यूटेड व्यक्ति इस समय समर था। ड्रैगन ग्रुप के एंशिएंट मार्शल कंपटीशन सभी देशों के लिए भव्य आयोजन थी। यह कहा जा सकता था कि समर एंशिएंट मार्शल वर्ल्ड के सबसे फेमस प्रतिभाशाली लोगों में से अब एक बन चुका था। वहीं टाइगर ग्रुप का विनर ऑगस्टाइन था और पैंथर ग्रुप एंशिएंट मार्शल आर्ट कंपटीशन की विनर स्नेक क्वीन मेडुसा थी। वाकई रोमांचक। इस स्थिति ने न सिर्फ आसपास के लोगों को बल्कि रिपोर्टर्स को भी रोमांचित कर दिया था। टाइगर ग्रुप के टेलीविजन और अखबारों के रिपोर्टर्स इतने रोमांचित थे कि उनके चेहरे ही लाल हो गए। ये तो बड़ी गर्मा गर्म खबर थी। वाकई बड़ी गर्मा गर्म। एक रिपोर्टर को सबसे ज्यादा क्या पसंद था? बेशक ये तो बड़ा ही रोमांचक खबर थी। समर ऑगस्टाइन की दुल्हन चुराने आया और इससे कोई शक नहीं कि वो पूरे टाइगर ग्रुप में इस महीने की सबसे गर्मा गर्म खबर थी। कई रिपोर्टर्स इस रिपोर्ट का सब्जेक्ट मैटर के बारे में सोचने लगे थे। हेडलाइन होगी, ड्रैगन ग्रुप बनाम टाइगर ग्रुप एंशिएंट मार्शल आर्ट चैंपियनशिप मुकाबला। ऑगस्टाइन का चेहरा उदास लग रहा था। आसपास की भीड़ की बातें सुनकर वो समझ गया कि सामने खड़ा युवक समर है। ऑगस्टाइन के उदास चेहरे के साथ उसने धमकी भरे स्वर में कहा, तुम्हें मेरी जान की चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं अपनी बात दोहराता हूं, मैं तुम्हारी दुल्हन को चुराने आया हूं। समर बड़ा दबंग लग रहा था। ऑगस्टाइन की उसने कोई चिंता नहीं की। ऑगस्टाइन को समर ने लगातार 2 बार अपमानित किया। वो बड़ा नाराज हो गया। वो स्काई गॉड लीग का यंग मास्टर होने के साथ यंग मार्शल आर्ट एक्सपर्ट भी था। वो अपने मंगेतर को यूं ही कैसे खो सकता था? ऑगस्टाइन ने गुस्से में टॉप 10 परिवार के हेड से कहा, मेरे लिए समर को मार डालो। ये सभी स्काई गॉड लीग के इंपोर्टेंट मेंबर थे। स्वाभाविक रूप से ऑगस्टाइन का पालन करेंगे। उदाहरण के लिए स्काई गॉड लीग का हेड एम्परर था तो ऑगस्टाइन उनका प्रिंस था। ऑगस्टाइन की बात सुनते ही क्रोकोडाइल परिवार के हेड ने सबसे पहले रिएक्ट किया। समर ने क्रोकोडाइल परिवार के कई मेंबर्स को पहले ही मारा था, इसलिए वो बदला लेने के लिए समर को ही ढूंढ रहा था। क्रोकोडाइल परिवार के हेड को देखते ही एलिस के चेहरे के भाव बदल गए। टाइगर ग्रुप की प्रिंसेस होने के नाते ही वो जानती थी कि यह ग्रुप कितना पावरफुल है। एलिस ने आकर्षक चेहरे पर चिंता के साथ जोर से कहा, बॉस, मेरे लिए सब मत कीजिए। आपकी जान को खतरा हो सकता है बॉस। वो डरी हुई थी कि कहीं समर को चोट न लग जाए। समर ने घमंडी चेहरे के साथ कहा, एलिस, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तुम जीवन भर के लिए मेरी ही रहोगी। कोई भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता और जो भी कोशिश करेगा मैं उसे मार डालूंगा। समर की बातें सुनकर एलिस सचमुच भावुक हो गई। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसे एक ऐसा आदमी मिल गया जो उससे इतना प्यार कर रहा था। एलिस खुश थी, लेकिन ऑगस्टाइन सचमुच दुखी था। समर की बात से उसे पता चल गया कि एलिस समर की गर्लफ्रेंड है। इससे जाहिर था कि वो असल में व्यभिचारी था। ऑगस्टाइन गुस्से में मन ही मन बोला, भाड़ में जाओ। मैं स्काई गॉड का यंग मास्टर हूं, टाइगर ग्रुप की यंग जनरेशन का एंशिएंट मार्शल चैंपियन। मैं व्यभिचारी कैसे हो सकता हूं? ऑगस्टाइन इतना गुस्से में था कि उसके फेफड़े फटने वाले थे। ऑगस्टाइन ने क्रोकोडाइल परिवार के हेड की तरफ देखकर कहा, क्रोकोडाइल परिवार के हेड, मेरे लिए इसको मार डालो। क्रोकोडाइल परिवार के हेड ने सिर हिलाया। उसने समर को चलते हुए ठंडी नजरों से देखा और जमीन पर हर कदम से कंपन पैदा करने लगा। क्रोकोडाइल परिवार टाइगर ग्रुप की सुपर क्लास पावरों में से एक था। स्वाभाविक रूप से उसके पास एक आत्मसाधक फाइटर था। क्रोकोडाइल परिवार के चैम्बरलेन से भी ज्यादा पावरफुल। क्रोकोडाइल परिवार का लीडर क्रोकोडाइल स्प्लिट फिश तकनीक का प्रैक्टिस कर रहा था। जब उन लोगों ने हेड द्वारा समर को मारने का निश्चय किया तो सभी की निगाहें उन पर टिक गई।
क्रोकोडाइल परिवार का हेड अनगिनत दुश्मनों को हराकर बड़ा फेमस था। सब सोच रहे थे कि समर परिवार के लीडर के हाथों मारा जाएगा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि समर बच पाएगा। कुछ ही दूरी पर यंग मास्टर क्रोकोडाइल ने अपने पिता को समर की तरफ आते देखा। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठी। ग्रैंड पेरिस होटल में डिनर पार्टी के दौरान वो समर के हाथों हार गया था। यंग मास्टर क्रोकोडाइल को अपने पिता से खुश था। क्रोकोडाइल परिवार के हेड ने समर को मारने का कदम उठाया। वो बेरहमी से समर को पीटेंगे और बेहतर होगा कि पिता समर को मौत के घाट उतार दे। यंग मास्टर यही सोच रहा था। तभी समर ने लापरवाही से कहा, तुम सच्चे आत्म किंगडम के हाफ स्टेज पर पहुंचे हो। बुरा नहीं है, लेकिन तुम अभी भी कमजोर हो। और उसकी बात सुनते ही क्रोकोडाइल परिवार के लीडर के चेहरे पर ठंडक छा गई। समर की बातें सुनकर वो गुस्से से लाल हो गया। उसने मन ही मन कहा, इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई मुझे कमजोर समझने की। क्रोकोडाइल परिवार के लीडर ने दहाड़ कर कहा, क्रोकोडाइल स्पिरिट फीस्ट। और उसने अपने इंपोर्टेंट सार को अपने पंच में भर लिया और एक क्रोकोडाइल की प्रेत उसकी मुट्ठी के सामने आ गई। तभी समर ने दहाड़ कर कहा, स्ट्रैंगल हेल फीस्ट। और एक पंच में सबको बेहोश कर दो। तभी पर्वतीय पर्वत पावर आ गई और उसने क्रोकोडाइल को हवा में कुचल दिया। हालांकि स्ट्रैंगल हेल फीस्ट पंच यही नहीं रुका। वो क्रोकोडाइल परिवार के हेड की तरफ तेजी से बढ़ा और उसकी छाती पर गिर गया। क्रोकोडाइल परिवार के लीडर की पसलियां दरार के साथ टूट गई। क्रोकोडाइल परिवार के सरदार ने खांसते हुए मुंह से खून निकाला। ये युवक इतना जोरदार पंच मार रहा था, वो उसको नहीं रोक पाया। समर ने उसको घायल कर दिया, उसे जाने नहीं दिया। समर ने उसके हेड पर जोर से थप्पड़ मारा और उसका सिर टुकड़ों में बिखर गया। अपनी मौत से पहले उसकी आंखों में अविश्वास था। वो सोच नहीं पा रहा था कि आखिर उसे कैसे कोई मार सकता है। क्रोकोडाइल परिवार का हेड मारा गया। यह सीन देखकर सब दंग रह गए। स्काई गॉड लीग के 10 परिवारों के हेड में से अब 9 रह गए थे। एक मारा जा चुका था। भीड़ ने आपस में चर्चा शुरू कर दी। तभी एक लड़के ने हैरान होकर कहा, अरे अरे बाप रे बाप, ये शैडो किंग इतना पावरफुल है कि उसने हेड को एक थप्पड़ में मार डाला। उसके पास खड़े लड़के ने कहा, हाँ भाई, मैंने सुना है कि वो बड़ा पावरफुल है। कहते हैं कि ड्रैगन ग्रुप एंशिएंट मार्शल आर्ट का फाइटर है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो इतना ताकतवर होगा। पहले वाले लड़के ने कहा, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि शैडो किंग दुल्हन के लिए लड़ने के लिए यहां हिम्मत कैसे कर पाया। अब पता चल रहा है कि उसकी पावर भयानक है। भीड़ आंखों से हैरानी के जोर जोर चर्चा कर रही थी। अभी कुछ देर पहले उन्होंने कहा था कि समर मर जाएगा, लेकिन बात पलट चुकी थी। वहीं यंग मास्टर क्रोकोडाइल ने अविश्वास से पूछा, क्या पापा मारे गए? यंग मास्टर क्रोकोडाइल को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पापा मारे जा सकते हैं, और वो भी इस नौजवान के हाथों में जो एक 20-22 साल का था। यंग मास्टर क्रोकोडाइल को मानने से इनकार करना चाह रहा था, लेकिन अब उसकी लाश भी नहीं बची थी। वो क्या कर सकता था? इस समय वो भी बड़ा डर गया था, क्योंकि अब वो समर अगर उसके पापा को ही एक थप्पड़ में मार सकता है तो उसके साथ तो क्या ही होगा। अगर यंग मास्टर क्रोकोडाइल समर से पंगा नहीं लेता, उससे लड़ने की जहमत नहीं उठाया, तो अगर वो बदला लेना चाहता तो समर से पंगा लेने की कोशिश नहीं करेगा। तब स्पाइडर परिवार के हेड के हाव भाव बदल गए। जब उसने देखा कि क्रोकोडाइल परिवार का हेड मर गया, वो गुस्से में चिल्लाया, समर, कमीने, स्काई गॉड लीग के एक मेंबर को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्रोकोडाइल और स्पाइडर परिवार एक दूसरे के सबसे करीबी थे। वो ये देखकर क्रोधित हो गया था। तभी समर ने कहा, स्काई गॉड लीग, तुम लोग तो बस कमजोरों का एक ग्रुप हो। उसकी बात सुनकर स्काई परिवार के हेड ने उपहास करके कहा, समर, तुम मौत को दावत दे रहे हो, इतने घमंडी मत बनो। वो समर की तरफ बड़े बड़े कदम बढ़ाने लगा। उसका खतरनाक किलिंग इंटेंट उमड़ आया था। स्पाइडर परिवार के लीडर ने एक काली लंबी तलवार निकाल ली, जो 3 मीटर लंबी और 2 उंगल चौड़ी थी। तलवार में एक काली रोशनी चमकने लगी। ये तलवार न सिर्फ पावरफुल थी, बल्कि इसकी धार में एक जहरीला तेल भी था। अगर तलवार किसी भी खून के कांटेक्ट में आती तो व्यक्ति तुरंत मारा जाता। स्पाइडर परिवार के हेड को पता था कि समर की पंच तकनीक बड़ी पावरफुल है, इसलिए उसने अपनी स्पिरिचुअल तलवार के हथियार को इस्तेमाल करने का फैसला किया। स्पाइडर की तलवार देखकर भीड़ डर गई।
स्वाभाविक रूप से वो तलवार ऐसी थी कि अगर उसके सामने कोई भी आ जाए तो वो मारा जाएगा। स्पाइडर परिवार ने तभी अंधेरे में उसने कहा, स्पाइडर किंगडम। उसका प्लान नॉर्मल नहीं था। वो समर को फंसाने के लिए पहले किंगडम का इस्तेमाल करेगा। तभी आसपास के 200 मीटर के एरिया में एक विशाल काला छाया आ गया। अनगिनत काली मकड़ियां दिखाई थी। बेशक ये मकड़ियां असली तो नहीं थी, बल्कि वास्तव में लाइफ एनर्जी से बन रही थी। ये मकड़ियां केवल स्पाइडर किंगडम में ही समर पर हमला कर सकती थी। तभी उसके किंगडम को देखकर समर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, फायर किंगडम। और उसने अपने फायर किंगडम को एक्टिवेट कर दिया। आग न केवल पानी की कमजोरी थी, बल्कि अंधेरे और जहरीले किंगडमों के विरुद्ध भी कारगर थी। स्पाइडर परिवार का हेड असल में स्पाइडर किंगडम का इस्तेमाल करके अपनी मौत को दावत दे रहा था। आसपास के 200 मीटर के एरिया में एक विशाल अग्नि गुंबद दिखाई दिया, जिसने स्पाइडर किंगडम को ढक लिया था। जब आग की लपटें उस किंगडम के अंदर की मकड़ियों से जा टकराई तो चट चट की आवाजें सुनाई दी। सारी मकड़ियां जलकर राख हो गई। स्पाइडर परिवार का हेड अपने किंगडम के विनाश से बुरी तरह से घायल हो गया था। उसका मुंह खून से भर गया था। स्पाइडर परिवार के हेड का किंगडम नष्ट हो गया, जिसे सार रक्त की कमी के कारण उसके मुंह से रक्त बहने लगा। तभी स्पाइडर परिवार के हेड ने डर के पूछा, क्या तुम मेरे किंगडम को नष्ट कर सकते हो? एक ग्रैंड मास्टर का किंगडम आमतौर पर 100 मीटर का था, लेकिन सच्चे आत्म किंगडम का 200 मीटर का था। उसने कभी उम्मीद नहीं थी कि समर का किंगडम उसके किंगडम को खत्म कर देगा। टाइगर ग्रुप में स्पाइडर परिवार के हेड किंगडम को लगभग कोई नहीं हरा सकता था। सिर्फ पोप या कुछ सीक्रेट एल्डर ही उसके किंगडम को हरा सकते थे। लेकिन समर ने यह कैसे कर दिया? अगर क्रोकोडाइल परिवार के हेड की मौत इसलिए हुई कि इसने समर को बहुत हल्के में लिया, न केवल स्पाइडर परिवार के हेड स्तब्ध थे, बल्कि आसपास के लोग भी बड़े हैरान हो चुके थे। तभी एलिस ने खुश होकर कहा, बॉस तो बहुत ताकतवर हैं। शुरुआत में उसे चिंता थी कि कहीं वो मुकाबला ना कर पाएगा, लेकिन अब उसे विश्वास हो चुका था। स्काई गॉड लीग के 10 परिवार बड़े अपराजय थे, लेकिन उनका सामना समर से हो रहा था। स्पाइडर परिवार के हेड ने तलवार से समर की तरफ इशारा करके कपटपूर्ण ढंग से कहा, समर, अगर तुम मेरे स्पाइडर किंगडम को तोड़ने में कामयाब हो भी गए तो क्या हुआ? मेरे पास स्पाइडर तलवार है, एक दुर्जय स्पिरिचुअल हथियार। मैं अभी तुम्हें मार सकता हूं। समर ने हल्के मुस्कान के साथ कहा, चूंकि तुम तलवार से लड़ना चाहते हो, इसलिए मैं भी तुम्हें मारने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करूंगा। तभी समर ने अपनी रेड फायर तलवार को बाहर निकाल लिया और उसके सामने तलवार प्रतिक्रिया में एकदम चमक उठी। तभी समर ने रेड फायर तलवार को पकड़ते हुए गर्व से कहा, मैं तुम्हें एक बार हमला करने का मौका भी दूंगा। आओ और हमला करो। समर का मकसद 10 बड़े परिवारों का कॉन्फिडेंस तोड़ना था। वो उन्हें बस बताना चाहता था कि अगर वो उनसे लड़ेंगे तो उनकी जान चली जाएगी। समर की बातें सुनकर स्पाइडर परिवार का हेड बड़े गुस्से में आ गया। स्काई गॉड लीग के 10 परिवारों में से एक का सरदार था। उसने अपनी पावरफुल तलवार का इस्तेमाल करते हुए चिल्लाकर कहा, स्पाइडर तलवार तकनीक। उसके आवाज में क्रोध उसके दिल के छिपे क्रोध का प्रमाण था। स्पाइडर तलवार तकनीक एक अत्यंत पावरफुल थी और तलवार की एनर्जी उत्पन्न कर उसे पावरफुल हमले में बदल देती थी। समर तब तक अविचल रहा जब तक स्पाइडर परिवार के हेड की तलवार उसकी गर्दन से 1 इंच दूर नहीं आ गई। फिर वह हमले से बचने के लिए बिजली की चमक की तरह आगे बढ़ गया। समर धीरे से बुदबुदाया, रेड फायर सिल्वर मून। तभी उसके हाथों में तलवार अचानक बाहर निकली और एक विशाल सिल्वर मून का रूप ले लिया। चंद्रमा एक तारे की तरह जल रहा था और जैसे स्पाइडर की तलवार से टकरा गया हो। तभी कटाक की आवाज आई। रेड फायर तलवार की लपटें स्पाइडर तलवार की दुश्मन थी और उसने उसकी तलवार को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया और उसने स्पाइडर तलवार की एनर्जी को भी चूस लिया। समर ने आश्चर्य से देखा, क्योंकि उसने महसूस किया कि रेड फायर तलवार के अंदर तलवार की एनर्जी बढ़ गई है। उसने हैरान होकर मन ही मन कहा, स्पाइडर तलवार से तलवार की एनर्जी में एक झलक एब्जॉर्ब हो गई है। सभी स्पिरिचुअल हथियारों में एनर्जी थी और स्पिरिचुअल हथियार जितना पावरफुल एनर्जी की मात्रा उतनी ही ज्यादा। यह पहली बार था जब रेड फायर तलवार ने किसी अन्य तलवार की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था। शायद उसकी तलवार भी विकसित हो रही थी। समर महसूस कर सकता था कि रेड फायर तलवार अधिक पावरफुल हो चुकी थी। वो जानता था कि तलवार के भीतर 3 मोहरें हैं। अभी तक वो केवल एक मोहर खोल पाया है। स्पाइडर की तलवार से ऑब्जर्व हुई तलवार की तकनीक
बाकी मोहरे खोलने में मददगार हो जाएगी। स्पाइडर परिवार के हेड का मुंह खुला रह गया जब उसने देखा उसका स्पिरिचुअल हथियार खत्म हो गया। वो गुस्से से लाल हो गया था। स्पाइडर परिवार के हेड ने उदास होकर कहा, तुमने मेरी स्पाइडर की तलवार बर्बाद कर दी। ठीक है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और उसका हाथ स्पाइडर के पंजे में बदल गया। पंजा बड़ा जहरीला था, काली रोशनी से चमकने लगा था। समर अपने चिंतन से तब जागा जब उसने स्पाइडर परिवार के हेड की भयानक एनर्जी को अपनी तरफ आकर महसूस किया। ठंडे मन से समर ने सोचकर कहा, तुम मुझ पर हमला करना चाहते हो? तुम मौत को दावत दे रहे हो। समर की रेड फायर तलवार अधिक मजबूत और तेज हो चुकी थी। समर ने भयानक पावर से युक्त तलवार को स्पाइडर परिवार के हेड के सिर की तरफ घुमा दिया और हेड का सिर हवा में 10 मीटर ऊपर उड़ गया। उसके सिर से खून की धार बह निकली। उसका दिमाग चकरा गया। समर ने स्पाइडर परिवार के हेड को एक ही तलवार में मार गिराया। उसकी परिवार की मौत को देखकर पूरा हॉल में सन्नाटा छा गया। इस समय सब के सब लोग समर को मुंह खोलकर देख रहे थे। समर ने पहले क्रोकोडाइल के हेड को मारा, फिर स्पाइडर हेड को मार दिया। समर ने उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, क्या यही स्काई गोल्ड लीग के 10 परिवारों के हेडों की पावर है? तुम लोग तो बहुत कमजोर हो। समर की बात सुनकर ऑक्सटाइन का चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखें क्रोध से धार से बह निकली। 10 परिवार के हेड बड़े पावरफुल थे और सभी उनका सम्मान करते थे, लेकिन समर अब उन्हें नीची नजरों से देख रहा था। तभी ऑगस्टाइन ने उदास स्वर में कहा, ब्लैक पैंथर परिवार के हेड, बॉबकैट परिवार के हेड, पॉइजन स्नेक परिवार के हेड, उसे मार डालो। और यह ऑर्डर सुनते ही अपने मन में उन्होंने सोचा, अगर एक परिवार का हेड तुम्हें नहीं मार सकता तो मैं 3 परिवारों के हेड को तुम्हें मारने के लिए भेजूंगा। मुझे नहीं लगता कि अब तुम बच पाओगे। वहीं ऑगस्टाइन का ऑर्डर सुनते ही ब्लैक पैंथर, बॉबकैट और पॉइजन स्नेक परिवार के हेड आगे बढ़ गए। आमतौर पर हर परिवार का हेड पावरफुल और सम्मानित व्यक्ति था। अब वो एकजुट होकर हमला करेंगे, लेकिन आज मामला अलग हो चुका था। हर कोई अभिमानी थे, लेकिन आज उनका मुकाबला समर से हो रहा था। तभी ब्लैक पैंथर जोर से चिल्लाया, ब्लैक पैंथर किंगडम। बॉबकैट चिल्लाया, बॉबकैट किंगडम। पॉइजन स्नेक भी चिल्लाया, पॉइजन स्नेक किंगडम। एक के बाद एक 3 किंगडम लगातार एक्टिवेट हो गए। उनकी नजर में समर के पंच और तलवार के हमले बड़े पावरफुल थे, लेकिन वो किंगडम से कैसे बचेगा? 3 किंगडम एक साथ समर की तरफ झुंड में आ रहे थे। 3 परिवारों के हेड ने एक ही समय में अलग अलग किंगडमों को खोल दिया और समर को फंसाने का प्रयास किया। उन्होंने सोचा कि वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, एक साथ 3 किंगडम से कैसे बचेगा। तभी समर ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, गुरुत्वाकर्षण किंगडम, तूफान किंगडम और फायर किंगडम। 20 मीटर के किंगडम में अंधकार में गुरुत्वाकर्षण, हरा तूफान और लाल फायर की किंगडम बन गई। गुरुत्वाकर्षण किंगडम ने ब्लैक पैंथर किंगडम को दबा दिया, जिससे पैंथर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को जमीन पर गिर गए, और जबकि तूफान किंगडम ने बॉबकैट किंगडम को दबा दिया, जिससे उन्हें पवन ब्लेड के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अंत में फायर किंगडम ने पॉइजन स्नेक किंगडम को दबा दिया, जिसे सांप जमीन पर जलकर राख हो चुके थे। समर ने तीनों किंगडमों के परिवार के हेड को एक साथ दबा दिया था और तीनों के तीनों पराजित हो चुके थे। एक सामान्य मानव किसी किंगडम को मुक्त नहीं कर सकता था, क्योंकि केवल ग्रैंड मास्टर लेवल का फाइटर ऐसा कर सकता था। स्काई गॉड लीग के परिवारों के हेड के रूप में वे किंगडमों की पावर को जानते थे। किंगडमों को कंट्रोल करना सीखने के लिए न केवल पावर की आवश्यकता बल्कि बोध की भी आवश्यकता थी। इस समय तीनों परिवार के हेड की प्रतीक्षा अपने भयभीत और तीनों हैरान हो चुके थे। वो जानते थे कि अगर उन्होंने उसे खत्म नहीं किया तो वो उन्हें मार देगा। इसके अलावा समर इंडिया से था और वो टाइगर ग्रुप के उन मार्शल आर्ट फाइटरों के लिए बड़ा निराशाजनक हो जाएगा। तीनों परिवार के हेड गुस्से से चिल्लाए, एक साथ उसे मार डालो। उन्होंने अपने शरीर पर लगे घावों को परवाह करना छोड़ दिया। वो बस अब समर की मौत चाहते थे। समर ने तिरस्कार के साथ कहा, तुम अपने चोटों और घावों के साथ हमला करने की हिम्मत कर रहे हो, तुम तो मरना चाहते हो। सच्चे आत्म किंगडम के हाफ स्टेज के व्यक्ति समर की ताकत के अजय थे। समर ने अपनी रेड फायर तलवार निकालकर जोर से चिल्लाकर कहा, रेड फायर तलवार तकनीक। उसकी रेड फायर तलवार 3 परिवारों के हेड की बिजली की लाल बोल्ट की तरह हवा में गूंज गई। रेड फायर तलवार इतनी तेज थी कि उसने हवा को 2 भागों में काट दिया, 10 मीटर ऊपर आकाश में उड़ गया और अगले ही पल ब्लैक पैंथर परिवार के हेड का सिर उड़ गया और तुरंत बॉबकैट परिवार का हेड भी हवा में उड़ गया।
उसका अभी लोग देख ही रहे थे कि पॉइजनस स्नैक परिवार के हेड का सिर भी उड़ चुका था। पलक झपकते ही तीनों परिवार के हेड का मौत आ गया था। उनके खून से फर्श लाल हो चुका था। सब ये देखकर पीछे हटने लगे थे। समर को अब देखकर सब लोग डरने लगे थे। कुछ लोग बेहोश हो गए थे और कुछ कांपना बंद नहीं कर पा रहे थे। हर तरफ मौत का खौफनाक भयानक मंजर, खून ही खून। समर ने अपने दुश्मनों को धूल चटा दी। उसने क्रोकोडाइल परिवार के सरदार परिवार के हेड को मार डाला, स्पाइडर परिवार को मार डाला और 3 और को एक साथ। टोटल 10 परिवार के हेड में से 5 को उसने मार दिया था। केवल मूर्ख लोग ये समझ नहीं पाते कि सच्चे आत्म किंगडम लेवल पर हाफ स्टेज पर वो अजय था। ऑगस्टाइन का इस शादी में बड़े लोग आए थे। कुछ मित्र और सहयोगी भी थे, जैसे सी गॉड अलायंस के पोसाइडन। वो उसका दुश्मन भी आया था। पोसाइडन की प्यारी छोटी बेटी ने समर की तारीफ करके कहा, पापा, बड़े भाई समर बड़े ताकतवर हैं। यह वही बच्ची थी जिसे समर ने मेडिकल कंपटीशन के दौरान बचा लिया था। जब क्रोकोडाइल परिवार के हेड ने समर पर हमला करना शुरू किया और अपने पापा से मदद मांगी, हालांकि उसके पापा ने कहकर शांत करवाने की कोशिश की कि इसकी कोई जरूरत नहीं। सी गॉड अलायंस की प्रिंसेस होने के नाते वो कई किलर्स और संघर्षों से गुजर चुकी थी। वहीं एलिस का चेहरा खुशी से अब भर गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि समर इतना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। पहले तो एलिस को बड़ी चिंता थी कि ये सब लोग उसे मिलकर मार डालेंगे, लेकिन अब एलिस बड़ी बेफिक्र हो चुकी थी। ऑगस्टाइन ने एल्ब्रॉन से, जो शादी का होस्ट था, उसे हल्की मुस्कान के साथ पूछा, समर, मुझे कहना होगा कि तुम बड़े मजबूत हो। ज्यादातर लोग जो सच्चे आत्म किंगडम लेवल के हाफ स्टेज पर नहीं पहुंचे, वे तुम्हारी ताकत के आसपास भी नहीं। लगता है मुझे तुम्हारे लिए कोई योग्य ओपोनेंट ढूंढना पड़ेगा। लॉर्ड एब्रॉन, क्या आप परम पावन इस बारे में कुछ करने वाले हैं? एल्ब्रॉन के चेहरे पर झिझक के साथ चिंता आने लगी। स्काई गॉड लीग होली सी का एक इंपोर्टेंट सहयोगी। वे हर साल धन, जमीन, महिलाएं, फॉलोअर्स जैसी कई चीज दान करते थे। इस समय स्काई गॉड लीग ने 5 परिवार हेड को खो दिया और ऑगस्टाइन नहीं चाहता कि उसकी निष्ठा को कोई नुकसान हो। उसने होली सी से मदद मांग ली। टाइगर ग्रुप की एक पावर के रूप में होली सी न केवल भयानक रूप से प्रभावशाली था, बल्कि उसमें अनगिनत पावरफुल लोग भी थे। एल्ब्रॉन ने एक पल के लिए हिचकिचाहट की, और स्काई गुड के लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी था। बेशक एल्ब्रॉन अकेले समर से निपटने वाला नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि वो जितना मजबूत नहीं रहा। एल्ब्रॉन ने धीरे से मुस्कुराकर काले कवच वाले शूरवीर को ऑर्डर देकर कहा, यूरेनस, जाओ और समर को मार डालो। एक काले रंग का बख्तरबंद, लगभग 2 मीटर लंबा शूरवीर अपने पावरफुल उपस्थिति से बाहर आ गए। कोई साधारण आदमी नहीं था, ये यूरेनस था, और शूरवीरों का सेनापति। यूरेनस इतना पावरफुल था, कुछ दिन पहले एक सच्चे आत्म किंगडम के फर्स्ट स्टेज पर पहुंचने का प्रयास कर रहा था। हालांकि वो असफल रहा। धीरे धीरे करके वो सच्चे आत्म किंगडम पर पहुंच गया। सच्चे आत्म किंगडम लेवल के हाफ लेवल का फाइटर बलवान और दुर्लभ दोनों था, और यूरेनस निश्चित रूप से उन सभी के लिए बलवान था। अपनी पावरफुल एनर्जी को महसूस करते हुए समर को भी चिंता होने लगी थी। समर जानता था कि यूरेनस कितना ताकतवर है। स्काई गॉड लीग के परिवारों के हेड से भी ज्यादा ताकतवर था। जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे समझ आ गया कि केवल एक पावरफुल फाइटर ही ईश्वरीय शूरवीरों का सेनापति बन सकता है। सामान्य लोग ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि समर के पावर ने सभी को चौंका दिया, लेकिन कैप्टन की ताकत टाइगर ग्रुप के लोगों के लिए बड़ी फेमस थी। वास्तव में यूरेनस न केवल शूरवीर का कैप्टन था, बल्कि कैथरीन का मंगेतर भी था। समर कैथरीन का दोस्त था। तभी कैथरीन बाहर आ गई और उदास होकर बोली, यूरेनस, समर मेरा दोस्त है। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे जाने दोगे। जब यूरेनस ने उसकी बात सुनी तो वो दुखी हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि उसकी मंगेतर समर के लिए रिक्वेस्ट करेगी। यूरेनस का चेहरा दुख से भर गया। उसने निराश होकर कहा, कैथरीन, तुम भी टाइगर ग्रुप से हो। तुम इंडिया से एक आदमी के लिए कैसे रिक्वेस्ट कर सकती हो? अगर यह बात किसी और ने कही होती तो यूरेनस उसे थप्पड़ मार देता। कैथरीन ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, यूरेनस, मैं बस ये आखिरी बार कह रही हूं, प्लीज उसे जाने दो। कैथरीन के ज्यादा दोस्त नहीं थे। समर उन गिने चुने दोस्तों में से एक था। वो नहीं चाहती थी कि उसका मंगेतर उसके दोस्ती के साथ फाइट करे। तभी अचानक ऑगस्टाइन ने उन दोनों के बीच बोलने का फैसला करके कहा, यूरेनस, आप ईश्वरीय शूरवीर के कैप्टन हैं। आपकी अपनी गरिमा और सम्मान है। एक महिला की बात सुनना आपकी पोस्ट के अनुरूप नहीं है।
यूरेनस इस टिप्पणी से सहमत था। शूरवीर के कप्तान के रूप में वो समझता था कि फाइटर की गरिमा का अपमान नहीं किया जा सकता। यूरेनस ने कैथरीन की तरफ देखकर माफी मांगकर कहा, कैथरीन, मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। ये कहते वो समर की तरफ चल दिया। यूरेनस एक अद्वितीय फाइटर था। यूरेनस ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, प्रकाश की पवित्र फिस्ट, और उसने समर की तरफ एक जोरदार पंच घुमा दिया। उसने पंच से एक तेज रोशनी निकाली, मानो पवित्र आत्माओं का एक आगमन हो गया हो। पवित्र फिस्ट का प्रकाश एक सच्चे आत्म किंगडम लेवल की तकनीक थी, एक स्पिरिचुअल लेवल की तकनीक के रूप में। पवित्र फिस्ट का प्रकाश अजय पावर था, अत्यंत पावरफुल। अनगिनत चमकदार रोशनी चमक उठी जो टुकड़ों में टूट गई, मुक्का समाहित हो गया। समर ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की और उसने चिल्लाकर कहा, स्ट्रेंगल हेल फिस्ट, और उसने अपना इंपोर्टेंट सार उसमें भर लिया, अपनी सारी पावर को एक्टिवेट कर दिया, एक विशाल काला पर्वत बना दिया। मॉर्टल बॉडी में स्ट्रेंगल फिल हेल फिस्ट अपनी स्पिरिचुअल लेवल की तकनीक का हिस्सा थी। प्रकाश मुट्ठी भी उसी स्तर की थी और इस बात पर अब निर्भर करना था कि किसकी एनर्जी ज्यादा थी। दोनों पंचों की टक्कर में कोई आवाज नहीं हुई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। इसका मतलब था कि पंच इतने पावरफुल थे कि उनके धमाकों की आवाज से गति ताजा तेज थी। भीड़ को बस दो छेद दिखाई दिए, एक काला और एक दूसरा सफेद। पावरफुल एनर्जियां फैलती जा रही थी। अनगिनत काली और सफेद रोशनियां हवा में चमक उठी। आसपास के कुछ लोग पत्थरों से टकरा गए। वहीं यूरेनस खड़ा स्थिर रहा। समर भी एक कदम पीछे हट गया था। निरंकुश पावर का सामना करते हुए समर पीछे हट गया। समर ने हैरान होकर कहा, यह बहुत स्ट्रोंग है। इस बार समर डर गया था क्योंकि यह ज्यादा ताकतवर इंसान उसके सामने आ चुका था। वास्तव में समर सही था। यूरेनस सच्चे आत्म किंगडम लेवल में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था और वो फर्स्ट स्टेज का फाइटर बन ही गया था। तभी ऑगस्टाइन ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, यूरेनस, शाबाश, समर को मार दो। मैं तुम्हें पोप से इनाम देने के लिए कहूंगा। पोप के बेटे होने के नाते ऑगस्टाइन बड़ा प्रिय था। अगर वो यूरेनस की मदद करते तो यह उनके लिए बड़ी उपलब्धि थी। वहीं उसकी बात सुनकर यूरेनस समर पर दबाव बनाने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। उसकी पवित्र प्रकाश फिस्ट अत्यंत पावरफुल थी। टाइगर ग्रुप में पवित्र प्रकाश फिस्ट एक अत्यंत पावरफुल मार्शल आर्ट तकनीक थी। यूरेनस ने पहले भी कई आत्मा साधाओं को हराने के लिए इसका इस्तेमाल भी कर लिया था। आसपास के लोग भी पीछे हट गए थे। समर ने खुद में मन ही मन कहा, ऐसा लगता है जैसे प्रकाश की पवित्र फिस्ट मेरी स्ट्रेंगल हेल फिस्ट के बिल्कुल विपरीत है। समर ने महसूस किया दोनों पंचों की टक्कर से निकला इंपोर्टेंट सार बड़ा परिचित था। जब कोई व्यक्ति स्ट्रेंगल हेल फिस्ट को दबाने में निपुण हो जाता तो वह हेल के आक्रमण को दबाने में सक्षम हो जाता। प्रकाश की पवित्र फिस्ट भी बुराई का प्रतिकार थी। दोनों आक्रमण के तरीके अलग थे। समर का मन अचानक एक विचार पर पहुंच गया। उसने स्ट्रेंगल हेल फिस्ट तकनीक की दूसरी स्टेज को समझ लिया था, माउंटेन क्रशिंग फिस्ट। समर ने एक जबरदस्त दबाव निकाला। दूसरे स्टेज की समझ के साथ उसका इंपोर्टेंट सार काफी बढ़ गया। वो सच्चे आत्म किंगडम लेवल के फर्स्ट स्टेज को प्राप्त करने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। समर पवित्र प्रकाश फिस्ट से दूसरा आक्रमण करने में सीखा। लाइफ एनर्जी में यूरेनस का वो सामना करने लगा था। असल में समर को यूरेनस का शुक्रिया अदा करना चाहिए था क्योंकि उसका पावर बढ़ गया था। यूरेनस आश्चर्यचकित था जब उसने समर के प्रेशर में वृद्धि को महसूस किया। उसने हैरान होकर कहा, क्या तुम मजबूत हो गए हो? जब वो पहले फाइट कर रहे थे तो समर उतना पावरफुल नहीं था। अब वो ज्यादा पावरफुल लग रहा था। समर ने मुस्कुराते हुए कॉन्फिडेंस से कहा, तुम्हारी मदद की सराहना करते हुए मैं तुम्हें एक ही हमले में अब हरा दूंगा। वहीं ये मजाक सुनकर भीड़ हंसने लगी थी, ये सोचकर कि वो बड़ा घमंडी है। कुछ पल पहले तो वो यूरेनस के हमले को रोक भी नहीं पा रहा था और अब वो कह रहा है कि वो एक हमले में उसे मार डालेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं। एलिस ने उस पर विश्वास किया क्योंकि वो जानती थी कि समर कभी घमंड नहीं करता। इस बार यूरेनस गुस्से में चिल्लाया, पवित्र फिस्ट ऑफ लाइट, और उसने अपनी सारी प्रतिभा एनर्जी अपने पंच में केंद्रित कर ली। इस बार की रोशनी पिछली बार से ज्यादा तेज थी। उसने हमला करके समर भी देखकर चिल्लाया, स्ट्रेंगल हेल फिस्ट, पर्वत कुचलने वाली फिस्ट, और तुरंत अपना दूसरे स्टेज का हमला कर दिया। उसके पंचों के आभामंडल में एक विशाल प्राकृतिक पावर की एक मंद झिलमिलाहट प्रकट हो गई। एक विशाल प्रेशर था जो पवित्र फिस्ट के प्रकाश से निकलने वाले व्हाइट प्रकाश की जोरदार टक्कर खा रहा था।
ये टक्कर पिछली बार से कहीं ज्यादा विस्फोटक थी। सफेद रोशनी नेचुरल एनर्जी की झिलमिलाहट के संपर्क में आते ही बेअसर हो गई। यूरेनस की पवित्र प्रकाश फिस्ट बेअसर हो चुकी थी और उसके मुंह से खून निकलने लगा था। यूरेनस एक ही हमले में पराजित हो गया था और बुरी तरह घायल भी हो गया था। सभी लोग एकदम से आंखें फाड़कर ये देख रहे थे। उन्हें अब विश्वास नहीं हो रहा था। यूरेनस को खुद भी नहीं लग रहा था कि यह क्या हो गया है, यह कैसे संभव हो सकता था। वहीं उसकी हैरानी भरा चेहरा देखकर समर सिर्फ मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। वजह यह थी कि यूरेनस की मदद से स्ट्रैंगल हेल फिस्ट का दूसरा स्टेज उसने पार कर लिया था। कवच आधा कटकर फर्श पर गिर गया, लेकिन उसके शरीर को कोई क्षति नहीं हुई। तभी समर ने ठंडी नजरों से देखते हुए कहा, मैं कैथरीन की वजह से तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। और यह सुनते ही यूरेनस का चेहरा हरा हो गया। वो बड़ा अपमानित महसूस कर रहा था, जो मारे जाने से भी बदतर था। लेकिन अब कैथरीन द्वारा संग्रहित वो कर लिया गया था। समर उसे मारने वाला था, लेकिन उसकी जान बख्श दी क्योंकि कैथरीन उसकी दोस्त थी। वहीं हॉल में मौजूद सभी लोग उस सदमे से समर को देख रहे थे और हर कोई यही देख रहा था कि समर ऐसा कैसे हो जाएगा। तभी समर एलिस के पास गया और उसने कहा, एलिस चलो चले। अब क्या एलिस को समर लेकर जाएगा? क्या होगा आगे की कहानी में जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि कहानी कैसी लग रही है और आप लोग कहां से कहानी को देखते हैं।